नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और आप हमें देख रहे हैं बराह रास्त 92 पे सुबह सवेरे पाकिस्तान में 30 जून, जो कि इस महीने का आखिरी दिन है 2022 का। जून के हवाले से अगर मैं आप इजाजत दें तो इजाजत आप। थैंक यू सर। 181st डे होता है ये जून का, 30 जून को, और लीप ईयर्स जो कि हर 5 साल बाद होते हैं उसके हिसाब से 182nd डे है। ठीक है जनाब, दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे आज इस दिन को वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे के हिसाब से भी मनाया जाता है। एस्ट्रॉयड डे होता है, अच्छा नहीं यहाँ पे आवाज आ रही थी। और साथ साथ ये उन महीनों में आता है शाहजेब, जून, जो किसी और महीने में वो नहीं आता, जो जून में आता है। और वो क्या है? वो ये है सबसे लॉन्गेस्ट डे जून में आता है। एग्जैक्टली याद है? बिल्कुल, पूरे साल का सबसे तवील तरीन दिन हम जून में देखते हैं। एग्जैक्टली। और जब कल से 1 जुलाई स्टार्ट है और तो जून का सबसे बड़ा दिन जो पूरे साल का होता है, उसके बाद से दिन छोटे होना शुरू हो गए हैं, हो चुके हैं। तो जनाब बारिशों का भी सीजन आ रहा है, सीजन बहुत सारे चल रहे हैं। कल रात को कराची में पुआर पड़ी है भाई, पुआर पड़ी है और हम देख रहे हैं कि मानसून का जो पहला स्पेल है उसका आगाज होने वाला है। प्रोग्राम में आगे इस पर बात भी करेंगे कि अब मुख्तलिफ इलाकों में हम देख रहे हैं कि बारिशों का आगाज हो रहा है, कुछ शहरों में हो भी चुका है। पेशगोई की गई थी, जवाब में मैंने कहा था कि 30 जून को डेट उन्होंने कहा था मार्क कर ले, 30 जून से आगाज हो जाएगा और वो हम देख रहे हैं। अब मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं मुख्तलिफ शहरों से, बादल जो है वो छाए हुए हैं। आज कराची में भी हम देख रहे हैं कि बादल छाए हुए हैं, तो ये चांस है। तो आप लोग अपनी तैयारी कर लें जितनी करनी है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त जब बारिशें होती हैं तो फिर कराची में बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। आई 100% एग्री। लेकिन आपने एक बात की थी प्रोग्राम से पहले, मैं चाहती हूँ वही चीज आप सबसे शेयर करें कि एक और चीज के भी बादल छा रहे हैं। बिल्कुल, और वो है कोविड के केसेस एक बार फिर हम देख रहे हैं कराची में, लाहौर में, मुख्तलिफ शहरों में बढ़ते जा रहे हैं। खासतौर पर कराची में ईद कुर्बान भी करीब पर आ रही है और इसमें हमें थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए। वैसे तो हम एहतियात अब करने के हमें बाकायदा प्रैक्टिस हो गई, लेकिन भी कोशिश करें कि जब एक दूसरे से मिलें तो थोड़ा सा जो ऐसे रश वाले इलाके हैं, बाजार हैं, वहां पर जाने से गुरेज करें। इसका मंडी में जाएं तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, अपने हाइजीन का ख्याल रखें और कोशिश करें कि जितनी जो एहतियात की जा सकती है वो कर लें। बाकी अल्लाह मालिक है। देखिए, एक चीज तो आपके हाथ में है, वो अगर हम नहीं करेंगे तो वो कौन करेगा? जो हमारे हाथ में हम वो करते हैं। भाई मेहनत मेरी रहमत तेरी। अगर हम मेहनत करेंगे अपनों और अपनों के ख्याल के लिए, अगर हम मेहनत करेंगे टुवर्ड्स अ बेटर एंड हेल्दी सोसाइटी, आई थिंक ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर हम कर रहे हैं ना हैंडल, तो मेरा ख्याल है कम से कम इंसानियत के हवाले से हमने कोई अपना किरदार अदा जरूर कर दिया। लेकिन एक किरदार जो अच्छा नहीं कर रहे पाकिस्तान में, और वो है, मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत दुख हो रहा है। लोड शेडिंग का मुल्क में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। जो बिजली की लोड शेडिंग है वो बढ़ती जा रही है। कई इलाकों में बिजली जहां आती थी थोड़ी बहुत, अब वो भी नहीं आ रही है। पहले लोड शेडिंग होती थी 8 घंटे की, 10 घंटे की, अब वो चली गई है 14 घंटे 18 घंटे पर। आप इमेजिन करें, अभी शाहजेब ने बड़ी नॉर्मली बोल दिया 8 घंटे 10 घंटे की। हम लोग इतने 24 घंटे का तो पूरा दिन होता है। अगर 24 घंटे में 16 घंटे लोड शेडिंग होगी तो सोचे पीछे बचता क्या है? शाहजेब ये देखिए, इतनी अफसोसनाक सिचुएशन और हम लोग किस स्टेज पर आ गए कि हम आधे घंटे की लोड शेडिंग की तो बात कर ही नहीं रहे। हम बड़े नॉर्मलाइज हो गए। 8 घंटे 10 घंटे और कहीं कहीं 24 घंटे, मतलब हमारे लिए 8 घंटे कहना पड़े कि 24 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। जस्ट इमेजिन, बिकॉज ऑब्वियसली बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज भी किया जा रहा है और अब तो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खतरे की घंटी भी जो है वो बचा दी है। वो कह रहे हैं जुलाई में इससे ज्यादा लोड शेडिंग होगी, इससे ज्यादा क्या होगी? एब्सोल्युटली उन्होंने ये बड़ा क्लियरली कह दिया है। लेकिन क्या ये बात हम ये समझें कि क्या जुलाई के बाद लोड शेडिंग कंट्रोल में आ जाएगी? क्या जुलाई के बाद जब बच्चों के स्कूल स्टार्ट होंगे तो बच्चे एक नॉर्मल अपनी नींद करके, माँ बाप उनके जो काम भी करते हैं, जो बच्चों को नाश्ते भी देते हैं, वो खवातीन जो घर का भी करती हैं, खाने भी पका रही होती हैं, बच्चों को उठ के नाश्तों के लिए भी तैयार कर रही होती हैं और अपने फिर शौहर के ऑफिस जाने की भी तैयारी कर रही होती हैं, उस औरत को नींद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो फैसला किया गया मार्केट्स बंद करने का जल्दी, अब वो तो फैसला हो गया, उस पर अमल भी हो रहा है, अमल कराया भी जा रहा है। अब तमाम मार्केट्स 9 बजे बंद हो रही हैं। मुख्तलिफ शहरों में हम यही सूरत हाल देख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो लोड शेडिंग का दौरानिया वो कम नहीं हुआ। इसका मतलब है कि मार्केट्स बंद करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आपकी जो लोड शेडिंग है वो भी 8 घंटे 10 घंटे, इवन उन इलाकों में भी अब लोड शेडिंग हो रही है जहां पर नहीं होती थी। तो जो हमने जिसके लिए किया कि भाई हमें फायदा होगा, हम बिजली बचाएंगे, बिजली तो चले आपने बचा लिया, लेकिन हम अपनी इकोनॉमी को कैसे बचाएंगे? हम जो बहरान की तरफ जा रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं, हमारी तिजारत जो है, हमारे लोग जो इस वक्त अपने कारोबार चलाना चाह रहे हैं, उसको कैसे बचाएंगे? देखते हैं शहरियों ने इस कराची शहर के हवाले से क्या कहा, लोड शेडिंग सिचुएशन के हवाले से क्या कहा। आइए दिखाते हैं आपको हमारे नुमाइंदे 92 की तरफ से।
24 घंटे में जो है ना 22 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, समझ लो, वक्फे से। ये बस वक्तों को अल्लाह पाक गारत कर दे और ये निकल जाए तो अच्छा है यहाँ से, क्योंकि ये रहे ना तो लोगों को मार देंगी। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि जिसकी कोई हद नहीं है और लोड शेडिंग का कोई टाइमिंग नहीं है। जो शेड्यूल दे रहे हैं, शेड्यूल के अलावा भी ये लोड शेडिंग कर रहे हैं, ये ज़्यादती कर रहे हैं लोगों के साथ। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ नॉन लोड शेडिंग एरिया है और नॉन लोड शेडिंग एरिया के अंदर मेरे बिल में अभी मैं आज बिल पे कर आया हूँ, उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मार्च में मुझसे पैसे लिए गए नियर अबाउट 5 रुपीज़ पर यूनिट। क्या करते हैं भाई, गर्मी में पड़े रहते हैं, क्या करेंगे, बच्चे बेचारे छोटे छोटे 7-8-9 घंटे लोड शेडिंग रहती है। परेशान है लोड शेडिंग से तो बहुत है। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि आप यकीन माने कि हम एक 15-20 हज़ार के मुलाजिम हैं, हम बिल ही बिल भरे चले जा रहे हैं। लोड शेडिंग ने तो बुरा हाल कर दिया, क्या लोग हैं समझ से बाहर है और 20,000 का बिल आया हुआ है। बिल बनने से कासिर हैं भाई, बहुत बुरा हाल है। हुकूमत कुछ नहीं कर रही, सिर्फ महंगाई कर रही है और आवाम को मार रही है। जब इमरान खान था तो लोड शेडिंग थी नहीं, उसके जाते लोड शेडिंग शुरू हो गई है, हालात ऐसे कर दिए, महंगाई डबल हो गई है, कारोबार बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, जेब से क्या उधार हो गए, कर्जदार हो गए। क्या चाह रही है हुकूमत? क्या आवाम को गन्ने की मशीन में देने के लिए है? बैंक बैलेंस बनाने के लिए बैठे चोर करप्ट है ये। मैं रिक्शा चलाने वाला 900 का पेट्रोल डाल के 250 पे लेके आ रहा हूँ घर पे, मेरे घर में चूल्हा नहीं जल रहा, मैं किससे बोलूँ? ये बददुआएं निकल रही हुकूमत के लिए, खुदा करे इनको रात दिन मरें ये लोग। परेशानी ये आने जाने वाले को परेशानी होती है, यहाँ कोई कस्टमर आता ही नहीं है, पानी भरा होता है, वहाँ ये स्टेप पहले नहीं था, ये स्टेप बना दिया, पानी सब यहीं जमा हो जाता है। दूसरे दिन भंगी एक दिन खोल जाते हैं, दूसरे दिन फिर बंद हो जाता है। लाइनें आई थी यहाँ पर रखी गई, रात में फिर उठा के ले गए, लाइन डली नहीं। पानी खड़ा रहता है, अगर भर जाए तो महीना भी लग जाता है, 2 महीने भी लग जाता है, लेकिन कोई आता नहीं है देखने के लिए। यहाँ तक कि मस्जिद तक से कंप्लेन गई है, अभी तक कोई मसले का हल नहीं हुआ। नमाजियों को परेशानी होती है और जो खुद दे के पैसे लाइन खुलवानी पड़ती है और आप पूरे महीने में समझो 2-3 दिन खुलता ही है, बाकी बंद रहता है। इतनी कंप्लेनें करी हैं, मस्जिद से ऐलान होते हैं, फिर भी कोई नोटिस ही नहीं लेता इस चीज़ का। शहरी कितने परेशान हैं शायद। मेरे जहन में बिल्कुल यही बात आ रही थी कि हमारे अवाम बेचारे कितने ज़्यादा परेशान हैं और कारोबार हो, घर जाना हो, कहीं किसी किस्म का थोड़ा सा उनको आराम मिल जाए ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो दुकान पर हैं तो वहाँ बिजली नहीं है, वो घर जाते हैं तो वहाँ बिजली नहीं है, तो वो बेचारे इस शदीद गर्मी में क्या करेंगे, किस तरीके से गुजारा करेंगे, कैसे उनकी ज़िंदगी गुजरेगी। खैर अभी तक तो कुछ पता नहीं कि जब तो जुलाई की जो बात की जा रही है उसके बाद कुछ पता लग सकेगा कि बिजली में लोड शेडिंग में कमी आती है या नहीं आती है। लेकिन ये कराची का मामला है क्या, इस पर आज हम बात करेंगे और तर्जुमान के इलेक्ट्रिक हसाम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम डिटेल जानते हैं कि क्या वजह कि गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। हसान साहब आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे सवेरे पाकिस्तान में। हसान साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, पहले तो एलानिया लोड शेडिंग की जाती थी, अब तो जो इलाके एग्जेम्प्टेड है वहां पर भी लोड शेडिंग हो रही है। लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है, क्या वजह इस लोड शेडिंग की? जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ऑनलाइन लेने के लिए। सबसे पहले मैं ये बात वाज़ेह करता चलूँ कि कराची के किसी भी हिस्से में इस वक्त गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। लोड शेडिंग का मुकम्मल स्केड्यूल के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पर मौजूद है और बज़रिए SMS तमाम रजिस्टर्ड सार्फिन को पेशगी इत्तला देने का सिलसिला भी जारी है। किसी भी किस्म के मुकामी फ़ॉल्ट को कभी कभार लोड शेडिंग का नाम दे दिया जाता है, जो कि दुरुस्त नहीं। किसी भी मुकामी फ़ॉल्ट की सूरत में सार्फिन के इलेक्ट्रिक को बज़रिए हेल्पलाइन, इसकी SMS सर्विस के लाइफ ऐप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। I would agree to disagree with you here today because हमारे इलाकों में, जहाँ पर हम उन इलाकों में आते हैं और हम बाकायदे मुझे शाजिब ने मुझे गाइडलाइन भी दी है कि वेबसाइट पे ऐसी जगहें हैं जहाँ पर लोड शेडिंग नहीं होती है या नहीं होनी चाहिए, वहां पर भी हो रही है और 3-3 दफा हो रही है। तो वो इलाके जहां सार्फिन को इस बात का पता था कि जनाब नहीं होनी है लोड शेडिंग, वहां भी उनको लोड शेडिंग भुगतनी पड़ रही है। तो मैनेजमेंट के नाम पर कब तक यूं बिजली बंद की जाती रहेगी? असाम साहब, बिजली का शॉर्टफॉल इस वक्त मुल्क गीर मसला है जिससे कराची भी मुतासिर है। पिछले 24 घंटों के दौरान कराची में बिजली की सप्लाई करीबन 2850 मेगावाट रही, जिसमें से करीबन 1000 मेगावाट नेशनल ग्रिड से सप्लाई भी शामिल है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस बिजली की तलब में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से कराची में बिजली का शॉर्टफॉल जो अमूमन 250 से 300 मेगावाट हुआ करता था, वो बढ़कर औसतन 400 से 500 मेगावाट तक जा पहुंचा है।
जिसकी वजह से कराची में बशमूल वो इलाके जो लोड शेडिंग से पहले मुस्तस्ना थे, वहाँ पर भी करीबन 3 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की पैदावार के लिए ईंधन की किल्लत और आलमी सतह पर फ्यूल की कीमतों में कई गुना इजाफे के बायस बिजली की पैदावार भी मुतासिर हो रही है। मुकामी गैस की अदम फराहमी के बायस कराची के इलेक्ट्रिक के 200 मेगावाट के पावर प्लांट्स बिजली पैदा करने से भी कासिर हैं। इसके साथ हुकूमत पाकिस्तान से टैरिफ डिफरेंशियल क्लेम्स की मद में अदम अदायगी के बायस फ्यूल की ख़रीदारी में भी मसाइल दरपेश हैं। इस सिलसिले में के इलेक्ट्रिक ने हुकूमत से कम 25 बिलियन रुपए की अदायगी की दरख्वास्त की है। ताहम तमाम तर मसाइल के बावजूद हमारी जानब से तमाम दस्तयाब वसाइल बुरोकार लाए जा रहे हैं और मतलूबा मिकदार में ईंधन की दस्तयाबी के लिए मुतालिका इदारों के साथ राब्ते में साहब, आप कह तो रहे हैं कि कोशिश की जा रही है। अगर कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से अवाम को रिलीफ मिले तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन ज्यादातर लोग गुस्से का इजहार इस वजह से कर रहे हैं कि आधी रात को बिजली बंद कर दी जाती है, नींद खराब होती है और सुबह उन्होंने दफातर जाना है, अपने काम पर जाना है, नींद उनकी पूरी नहीं होगी तो बेचारे काम पर कैसे जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मसला है। ऐसा नहीं हो सकता, कोई ऐसा शेड्यूल नहीं बनाया जा सकता कि एटलीस्ट रात के वक्त जब लोग सो रहे हैं उस वक्त बिजली की बंदिश ना हो, एटलीस्ट सो तो सकेंगे सुकून से। जी बहुत शुक्रिया इस अहम सवाल के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले वाज़ह किया कि बिजली का शॉर्टफॉल इस वक्त एक मुल्क गिर मसला है कि इलेक्ट्रिक को भी मुख्तलिफ मसाइल का इस वक्त सामना है, जिसमें टैरिफ डिफरेंशियल क्लेम्स की लेट रिलीज़ है, ईंधन की बढ़ती हुई कीमतें हैं और ईंधन की किल्लत भी उसी में शामिल है। इस वक्त चूँकि शॉर्टफॉल 24 घंटे मौजूद है, इसके बायस के इलेक्ट्रिक भी बहालत मजबूरी रात में लोड शेडिंग कर रहा है, जिसके लिए हम अपने सार्फिन से मुआज़्ज़त ख्वाह हैं। ताहम हमारी जानिब से हालात पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ सतहों पर काम किया जा रहा है। अगर मैं आपको इस बारे में वाज़ेह करूँ, इसमें नंबर 1 ये है कि हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से टैरिफ डिफरेंशियल क्लेम्स की मद में कम से कम 25 अरब रिलीज़ करने की रिक्वेस्ट की है, ताकि हमारी जो फ्यूल ख़रीदने की सलाहियत है पावर जनरेशन के लिए वो बेहतर हो सके। हमने गवर्नमेंट से और मुतालिका इदारों से ये भी रिक्वेस्ट की है कि जो मुकामी गैस है उसकी फरहमी हमें की जाए, ताकि हमारे जो प्लांट्स हैं वो गैस से जो गैस से चलते हैं वो सस्ती बिजली पैदा कर सकें। तीसरी जानिब हमने एनर्जी कंजर्वेशन प्लान का भी बाकायदा आगाज़ किया है, ताकि सार्फिन अपने बिजली की बचत कर सकें, नंबर 1। नंबर 2, उसके साथ साथ जो उसका रैशनलाइज इस्तेमाल है वो करें, जिसका फ़ायदा ये होगा कि न सिर्फ उनको बिजली दस्तयाब होगी, बल्कि उनके बिलों में भी जो फ्यूल चार्जेस की मद में आइंदा आने वाले दिनों में जो इजाफा उनके बिलों में आएगा वो भी कम से कम हो सके अगर आए तो। चौथा इकदाम जो कि इलेक्ट्रिक साल करता है और इस पर इस वक्त भरपूर अमल जारी है, और वो ये है कि बिजली चोरी के ख़िलाफ़ हमारा एक जो एक्शन है वो लिया जा रहा है। अगर मैं आपको बताऊं, पिछले 48 घंटों के दौरान हमने तकरीबन 1300 किलोग्राम के जो कुंडे हैं वो अपने सिस्टम से हटाए हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 5000 बिलों के जो नादहिंदगान हैं उनकी बिजली हम लोग मुनक़ता कर रहे हैं। इसकी वजह से इन इक़दामात की वजह से सार्फिन जो अपना बिल बाकायदगी से अदा करते हैं और कानूनी तौर पर बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी कोशिश है कि उनको बिजली की ज़्यादा से ज़्यादा रसाई मुमकिन बनाई जा सके। ये जो कोशिश की जा रही है तो बहुत अच्छी है कि अगर लोग बिजली चोरी कर रहे हैं तो वो नहीं होनी चाहिए, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसकी वजह से जो बाकी लोगों को नुकसान हो रहा है, बाकी लोगों की बिजली बंद की जाती है जो कि अपने पूरे बिल, बल्कि पूरे बिल क्या, उनको तो 35,000 40,000 हज़ार के बिल आ जाते हैं, घर पे उनके सिर्फ पंखे चल रहे हैं, उनके साथ ज्यादती कि उनको फिर भी बिजली नहीं मिल रही। पता है तकलीफ कहाँ होती है? तकलीफ ये, बहुत शुक्रिया हसन साहब आपने प्रोग्राम में आपने जो आपकी बात से मैं डिसएग्री इसलिए करती हूँ। देखिए ये एक प्रोफेशनल वो है, प्लीज डू नॉट टेक इट पर्सनली, बट गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है और तकलीफ सबसे ज्यादा तब होती है जब घर के बुजुर्ग जो हैं, जिनको हार्ट के पेशेंट्स हैं, मेरी वालदा हार्ट की पेशेंट है, कितने घरों में हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, वो एकदम से गर्मी हब्स नहीं बर्दाश्त कर पाते, उनकी तबीयतें खराब हो जाती हैं, बच्चे हैं या और लोग हैं जो नहीं बर्दाश्त कर पाते, इनसे नहीं हो सकता है, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें से बिजली का बहरान जिसकी ज्यादती होने वाली है शाजिब, उसमें किस तरीके से हमें इंक्रीज नजर आ रहा है? बिल्कुल, बिजली के बहरान की तो हम बात कर रहे हैं, बहरान और भी बहुत सारे हैं जिसका इस वक्त मुल्कों में सामना है। बहरान में शिद्दत तो आ रही है बिजली के बहरान में, लेकिन दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि मुल्क को एक और बहरान का सामना है और वो है LNG बहरान। पाकिस्तान में LNG की किल्लत पैदा हो रही है जो पावर प्रोडक्शन पर असरअंदाज हो सकती है। इस बहरान की वजह क्या है, पहले आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इससे मुताल्लिक एक्सपर्ट की राय लेंगे कि इसकी क्या वजह है।
पाकिस्तान में आइंदा चंद हफ्तों के दौरान तवानाई बहरान मजीद संगीन होने का खदशा है, क्योंकि इत्तलात हैं कि पाकिस्तान सस्ती LNG खरीदने में नाकाम हुआ है। हुकूमत ने महंगी LNG की ऑफर कबूल नहीं की और इसकी सबसे अहम वजह रूस और यूक्रेन की जंग है। सरकारी LNG लिमिटेड ने गुज़िश्ता हफ्ते जुलाई के लिए LNG के 4 कार्गोस के टेंडर्स के मुकाबले में वाहिद लेकिन सबसे महंगी पेशकश कबूल न की। LNG की खेप $40 MMBTU से कम पर मिली थी। अगर पाकिस्तान इस ऑफर को कबूल कर लेता तो ये अब तक की सबसे महंगी LNG खरीदारी होती। इससे पहले पाकिस्तान ने सबसे महंगा कार्गो नवंबर 2021 में $30.65 अमरीकी फी MMBTU में खरीदा था। ये जुलाई के लिए LNG कार्गो खरीदने की पाकिस्तान की तीसरी नाकाम कोशिश थी। इस तरह पाकिस्तान के पास जुलाई में फिर सिर्फ 800 मिलियन क्यूबिक फीट MMCFD LNG के 8 कार्गोज होंगे। पाकिस्तान रोजाना 8 घंटे तक बिजली की बंदिश की लपेट में है। पिछली हुकूमत ने ज्यादा कीमतों की वजह से स्पॉट LNG टेंडर्स का ऑर्डर देने में हिचकिचाहट का मुजाहरा किया। LNG के फर्क को पूरा करने और फर्नेस ऑयल का बंदोबस्त करने के लिए जिद्दोजहद की जा रही है। माहिरीन का कहना है कि LNG की अदम खरीदारी और कोयले की अदम दस्तयाबी की वजह से पावर प्लांट से कम बिजली पैदा होगी, जिससे जुलाई में लोड शेडिंग में थोड़ा इजाफा हो सकता है। ताहम अगर ज्यादा बारिशें हुई तो शायद इजाफा ना हो। इस वक्त मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल तकरीबन 8000 मेगावाट है। अब इसी मामले पर हमें मजीद जो है अपडेट करने के लिए और ज़रा बताने के लिए एनर्जी एक्सपर्ट ने ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने वक्त निकाला, लेकिन इस वक्त LNG स्टॉक की सूरत हाल क्या है, पहले तो मुझे ये बता दीजिए, हम इससे जानना चाहते हैं। और LNG बहरान की सेक्टर्स पर असरअंदाज होगा, ये बस ज़रा बताइए, किन किन सेक्टर्स के ऊपर? दुनिया में इस वक्त तवानाई का बहरान काफ़ी शदीद है। उसकी कई वजूहत हैं जो आपके नाज़रीन को ऑलरेडी पता होंगी, लेकिन ये कि एक जो मेजर इशू चल रहा है इस वक्त इवन कतर के साथ है, इसके दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड एज मच LNG जो उन्होंने पिछले साल की थी। तकरीबन 1 मिलियन टन उन्होंने कम LNG इस वक्त प्रोवाइड की है। लास्ट ईयर उन्होंने साल के शुरू के 5 महीने में तकरीबन 35 मिलियन टन LNG सप्लाई की थी और इस वक्त वो मई दिस ईयर उन्होंने तकरीबन 34 मिलियन टन की है। तो ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ एक शॉर्टेज जो है वो किल्लत जो है हम देख रहे हैं फ्रॉम कतर। उसके अलावा जो LNG की एक बहुत बड़ी मकदार है जो कि जनरली जो गैस रशियन गैस जो यूरोप फ्लो करती थी वो इस वक्त नहीं जा पा रही, तो उससे भी एक इशू है कि यूरोप भी इस वक्त नई तवानाई को इंपोर्ट करने की मार्केट्स ढूंढ रहा है और उनका भी बहुत प्रेशर है इस वक्त कतर के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि अगले चंद सालों में हम ये देखेंगे कि ये तवानाई का जो बहरान है ये ज़रा सा शिद्दत इख्तियार करेगा। पाकिस्तान के हवाले से बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस ज़्यादा हैं और हमारी जो मेन जो LNG की ज़रूरत है वो हमारी तवानाई के और पावर प्रोडक्शन या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का जो शोबा है वो इंतहाई तरह से इससे धचके में आएगा और उससे जो शॉर्टफॉल होगा पावर प्रोडक्शन का वो आपकी इकोनॉमी पे भी काफ़ी असरअंदाज होगा। तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है, आपकी जो हैवी इंडस्ट्रियल सेक्टर है, फॉर एग्जांपल आपके सीमेंट प्लांट्स हैं, आपके स्टील प्लांट्स हैं, आपकी सॉर्ट ऑफ मेजर जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो तवानाई जिनको चाहिए रन करने के लिए, वो इससे यकीनन मुतासिर होंगी और उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी जो जनरल इकॉनमी है उसमें। बिल्कुल आफ्ताब साहब, जब आप हमारे स्टूडियोज आए थे कराची में तब भी आपने जिक्र किया था इन खदशात का कि ये खदशात हैं और ऐसा हो सकता है और अब हम देख भी रहे हैं। तो क्या हम ये कहें कि बिजली की लोड शेडिंग के जो खदशात हैं बढ़ने के, उसकी जो बुनियादी वजह है वो LNG ही है? LNG के मेजर बहरान की वजह से सबसे बड़ा जो आप समझते हैं कि इम्पैक्ट आएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आएगा आपकी बिजली की पैदावार, वो ऑल अक्रॉस मुतासिर होगी, इसलिए कि LNG का इस्तेमाल हमारी की बिजली की पैदावार में काफ़ी है और ओवर द ईयर्स हम बेसिकली रिन्यूएबल्स और अपने वो जो लोकल ज़राए हैं जिसको यूज़ करके हम बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, वो हमारा सॉर्ट ऑफ सेटअप इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इतना मजबूत नहीं बन सका। तो आई थिंक कि उससे मैं समझता हूँ कि अब अगले कुछ महीने
probably beginning of 2023 to probably middle of 2023, we'll still see a very difficult time period, both in terms of the LNG की prices ऊपर जाएंगी, उससे हमारे import की capability मुतासिर होगी, balance of payment मुतासिर होगा, और उससे basically load shedding भी बढ़ सकती है. तो आई थिंक मेंटली हमें तैयार रहना पड़ेगा कि बिकॉज दिस इज समथिंग विच पूरी दुनिया फेस कर रही है, एंड इट्स एन इशू, ग्लोबल इशू. तो पाकिस्तान जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, उसके लिए उस सूरत हाल के अंदर अपनी बिजली की पैदावार को मेंटेन रखना आई थिंक वुड बी वेरी डिफिकल्ट. आफ्ताब साहब, हम पाकिस्तान क्यों सस्ती LNG नहीं खरीद पा रहा है? मतलब फिर रीजन क्या है? अभी आप कह रहे हैं लोड शेडिंग बढ़ेगी, बढ़ने के बाद एक टाइम आएगा 24 घंटे खत्म हो जाएंगे और फिर लोड शेडिंग में ही रहना, खुदा ना खास्ता हमारा कहीं मुकद्दर ना हो जाए. तो वाई पाकिस्तान सस्ती LNG क्यों नहीं खरीद पा रहा? आलमी मार्केट में LNG की जो कीमतें हैं वो तकरीबन 4 गुना बढ़ चुकी हैं. अच्छा, LNG की जो कीमत है वो क्रूड से मुंसलिक है, ऑयल से मुंसलिक है. जैसे जैसे ऑयल ऊपर जाता है उसी तरह वो उसके साथ ऊपर जाती है. तो आई थिंक देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ जो हमारी इस वक्त सूरत हाल है, आलमी पैमाने पे जो इस वक्त LNG का बहरान है और शदीद किल्लत पाई जाती है, तो उसमें पाकिस्तान वुड बी एबल टू सॉर्ट ऑफ सिक्योर एनी LNG कार्गोज विच वुड बी cheaper, because I think everybody is looking all across the world. इस वक्त जो LNG के कार्गोज जहाज़ जो इस वक्त समंदर में खड़े हैं, उनके सूरत हाल ये है कि डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं वो उनके ऊपर बोली लगा रही हैं, और वो उन जहाज़ों को कह रही है कि अगर आपको कोई जुर्माना पे करना है तो जुर्माना भी हम आपका दे देंगे, आप वो LNG का जो कार्गो है वो हमारी तरफ ले आएँ और जहाँ आप कॉन्ट्रैक्टेड है वहाँ ना जाएँ. तो ये इस वक्त आप समझ लें कि बहुत बुरी सूरत हाल है, बहुत ख़राब सूरत हाल है. और इस वक्त सस्ती LNG का मिलना जो है वो आई थिंक वो पॉसिबल नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा कीमत इस वक्त LNG की अदा करनी पड़ेगी. LNG खरीदना ही पॉसिबल नहीं है. आफ्ताब सिद्दीकी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया और इस पर तज्जिया दिया, और इससे हम समझ पाते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या बनती जा रही है, LNG का बहरान क्यों है. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस. लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि पाकिस्तान के पास फिर ऑप्शंस क्या हैं, हमें ये कौन बताएगा? क्योंकि देखें, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, सिचुएशन अभी उन्होंने बयान की कि वो हो. अभी आपने कुछ समय पहले बोला था कि 24 घंटे की जो है ना वो लोड शेडिंग हो रही है, तो उसके बाद तो दिन खत्म हो गया ना, डेट ही चेंज हो गई. तो इसका मतलब है हम क्या अंधेरों में रहेंगे? खुदा ना खास्ता. हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? हम इतने नहीं इकोनॉमिकली बर्दाश्त कर सकते कि सोलर पैनल्स या सोलर के जो सिस्टम्स लोग लगाएं, नहीं अफोर्ड कर सकता. हर बंदा बड़ी मुश्किल से वो बिजली का एक बिल जो है एट द एंड ऑफ द मंथ वो अफोर्ड कर पाता है. वो क्या करेगा? वो कैसे साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर नहीं होंगे उसको? वो कैसे रिश्तों में उसके झगड़े और लड़ाइयाँ नहीं होंगी? वो कैसे सर्वाइव करेगा? वो कैसे अपना 2023 की तरफ जो है वो अपना कदम रखेगा? वेल, गॉड नोज, और अल्लाह से दुआ कर सकते हैं. लेकिन प्लीज डू स्टे विद अस. सवेरे पाकिस्तान में शाज़िब बुरमाया कर रहे हैं आपका इंतजार, क्योंकि फैसलाबाद में इंडस्ट्री के कुछ क्राइसिस के हवाले से इस वक्फे के बाद. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान, माया खान और शाज़िब अहमद के साथ. इस वक्त मसाइल की बात हो रही है, मुल्क को दरपेश तमाम मसाइल का हम जिक्र कर रहे हैं जो बहरान पैदा हो चुके हैं, और ये तमाम बहरान, ये तमाम मसाइल आपस में जुड़े हैं. वो कैसे जुड़े हैं ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि बिजली का बहरान हम देख रहे हैं, LNG का बहरान माया हम देख रहे हैं, लेकिन सारी बातें अगर हम देखते हैं कि एक तरफ हैं कि बिजली के मसाइल भी हैं, साथ साथ फ्यूल के मसाइल भी हैं, ये सब कुछ है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा मुतासर आपकी इंडस्ट्री हो रही है. जब इंडस्ट्री मुतासर होगी तो क्या होगा माया? इकोनॉमी आपकी अफेक्ट होगी, फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे, लोगों के घर के चूल्हे बंद हो जाएंगे, लोग इंतशार का शिकार होंगे, लोग साइकोलॉजिकली यानी कि जहनी तौर पर अपने आप को बिल्कुल माऊफ समझना शुरू कर देंगे, और फिर प्रोडक्टिविटी हो जाएगी जीरो. तो इसलिए टेक्सटाइल सेक्टर्स वाले नाराज हैं, नाराज होना बनता भी है, क्योंकि इंडस्ट्री बंद हो गई है. जब किसी की इंडस्ट्री बंद होगी तो वो नाराज क्या, गुस्से में आ जाएंगे. वो गुस्से में आ चुके हैं, क्योंकि पावर लूम्स इंडस्ट्री वाले एहतजाज कर रहे हैं, कहते हैं कि बदतरीन कारोबारी बहरान है, और कारोबारी बहरान की वजह यह है कि उनको पावर ही नहीं मिल रही, तो पावर लूम्स कहां से चलेंगे? मार्केट में कपड़े की मांग
और पेमेंट बिल्कुल खत्म हो गई है, ये कहा जा रहा है पावर लूम्स वालों की जानिब से, इस इंडस्ट्री की जानिब से। तो इसी पर हम मजीद बात भी कर लेते हैं, एक्सपर्ट की राय भी बहुत जरूरी है और उनसे जानना भी जरूरी है कि बेसिकली मसाइल हैं क्या और इन मसाइल को हल करने के लिए क्या किया जा रहा है। तो हमें ज्वाइन किया चेयरमैन पावर लूम्स ओनर एसोसिएशन वहीद खालिक साहब ने, उनसे हम बात करेंगे। वहीद साहब को खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे ठीक ठाक है सब कुछ जी, शुक्र है। अच्छा वहीद साहब, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन यहाँ पर जो इंडस्ट्री है ना उसके हालात ठीक ठाक हमें नहीं लग रहे हैं। जिस तरह बिजली का बहरान है, बिजली महंगी भी हो गई है, इस वक्त इंडस्ट्री को कितना नुकसान पहुंच रहा है? जी हालात जो हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हद तक पहुंच चुके हैं कि इंडस्ट्री जो है, चूँकि इंडस्ट्री चलेगी तो आपकी मईशत में चलना है, आपकी मईशत जो है, लेकिन इंडस्ट्री इस वक्त जो है वो बुरे हालात में जा रही है। बिजली की इंतहाई ज़्यादा लोड शेडिंग है, तकरीबन 6 घंटे जो है अनाउंस लोड शेडिंग है और उसके बाद अभी भी मुझे कोई श्योर नहीं है कि आपका प्रोग्राम हो रहा है और इसके दौरान ही बिजली चली जाए, तो इतने बुरे हालात है। फिर इसका शेड्यूल कोई नहीं है और इसके बाद जब बिजली अगर आ जाती है तो उसके अंदर फिर उसकी जो वोल्टेज ड्रॉपेज हो जाती है, जिससे हमारी जो मशीनरी है उसके बड़े सेंसिटिव हालात होते हैं, वो जल जाते हैं और फिर उसके बाद बाज़ का उसकी मोटर्स जो है वो बंद कर जाती है। तो हालात जो है वो किसी भी तरह काबू के अंदर नहीं है और ये फिर इंडस्ट्री जो है हमारी पावर लूम इंडस्ट्री ये दूसरी इंडस्ट्रीज के साथ भी लिंक करती है। आपकी स्पिनिंग इंडस्ट्री भी इससे मुतासर हो रही है, हमसे आगे जो प्रोसेसिंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री है। तो सभी को एक विशियस सर्कल ने, एक मायूसी के ऐसे पहिए ने सभी को घेर के रखा हुआ है। और फिर आप देखें कि ईद का एक फेस्टिवल है जो आना है, तो उसके ऊपर वर्कर्स को बहुत ज़रूरत होती है पैसों की, हमें ज़रूरत होती है कि हम अपने वर्कर्स को पूरा करें, उनकी ज़रूरियात को। पहले वो महंगाई की वजह से तंग हैं, तो जब आप 6 से 7 घंटे आपकी लोड शेडिंग होगी, एक भी शिफ्ट जो है वो पूरी नहीं लग रही, तो उससे किस तरह इस तरह हम कूप अप करेंगे, किस तरह हम इस चीज़ों से होंगे। तो वर्कर्स परेशान है और फैक्ट्रीज जो है वो बहुत बड़ी तादाद में बंद होना भी शुरू हो गई है। कोई इतने बुरे हालात में हम देखते हैं कि वही साहब हमारी तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हम देख रहे थे, टेक्सटाइल सेक्टर बहुत उसमें बेहतरी आ रही थी और बहुत हद तक हम देख रहे थे कि उसमें काम हो रहा था, बेहतरी आ रही थी और इसमें तरक्की भी हो रही थी और इसी वजह से ज्यादा लोगों को काम भी मिल रहा था। लेकिन अब तो मसाइल इतने बढ़ गए आपके मुताबिक कि अब तो ये सारा बिजनेस बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। जी सबसे पहले आपके चैनल के जरिए ही एक मेरा इंटरव्यू था जिसको आगे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने अपने ट्वीट किया कि फैसलाबाद की इंडस्ट्री जो है वो चल गई है, वर्कर्स शॉर्ट हो गए हैं। तो ये उस वक्त बड़ी एक आपकी बात बिल्कुल सही है कि हकीकत मंदाना बात थी जो 92 चैनल ने उस वक्त इसको ब्रेक किया था। लेकिन आज हालात जो हैं वो इतने मुश्किल हैं कि इंडस्ट्री का सर्वाइवल मुश्किल है, क्योंकि बिजली के रेट्स भी देखिए कि वो 24 रुपीज़ से 32 रुपीज़ ले गए, 36 और अब तकरीबन 40 रुपीज़ पर यूनिट इसकी प्राइस हो जाएगी। इसके अंदर एडिशनल सरचार्जेज हैं, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है। हाँ वहीद साहब देखिए, बड़ी बात है ना, अब एक इंसान की और मुसलमान की पहचान इस बात से होती है। जैसे कि हमने आपको सलाम किया और पूछा क्या हाल है, तो आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा शुक्र है। वो हर हाल में अल्लाह का तवक्कुल जरूर उसका जो है ना शुक्र अदा करता है और उसका जो है ईमान इसी हवाले से है। कितनी अच्छी बात है। लेकिन क्या वाकई पावर लूम्स बंद हैं? क्या ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं? जरा इसके हवाले से भी जरा बताते चलिए। जी वो एक तो हमें ऑप्टिमिस्टिक भी होना चाहिए और दूसरा रब्बुल आलमीन का शुक्र तो अदा करना है हर हाल में। लेकिन आपके गुरु इधर है, आप उनसे पूछें कि किस तरह इस वक्त जो हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं कितनी वीरानी यहाँ पे फैली हुई है। वर्कर्स जो है वो चाय के होटल्स में बैठे हुए हैं क्योंकि वो बेरोजगार है, आपके साथ इस वक्त हैं आसपास बंद हो रही है। जब एक फैक्ट्री जी बिल्कुल, आपके जो आप टीम आई है आपकी, उसने इसका पहले जायजा लिया इस चीज का और वैसे भी ऑफ एंड ऑन पैकेज करते हैं, तो उसमें हमने शहर भर में प्रोटेस्ट के हमने बैनर्स और फ्लैक्सेस लगाई हैं कि खुदारा इसको देखा जाए, बिजली की लोड शेडिंग को देखें, इससे इंडस्ट्री कैसे चलेगी। आपका वर्कर जो पहले वो महंगाई की वजह से परेशान है, उसके क्या हालात होंगे। मैं इस तरफ आता कि भाई साहब, एक तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तो नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन दूसरी जानिब जो वर्कर्स हैं जो बेरोजगार हो रहे हैं
सबसे बड़ा मसला तो ये है इस वक्त, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, जैसे आप भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अगर बेरोजगारी भी बढ़ जाएगी तो फिर उनका क्या हाल बनेगा? हम तो ये भी सोच रहे हैं साथ में। देखिए जी, बिल्कुल फैक्ट्रीज जो होती हैं, इंडस्ट्री, ये 24/7 चलने के लिए होती हैं। वर्कर्स का 1 घंटा भी अगर ज़ाया हो जाता है बिजली की लोड शेडिंग से या किसी भी वजह से, वो यकीन करें कि वो उसका पूरे दिन के लिए वो उसको मेंटेन नहीं कर पाता। लेकिन जहाँ पे 6 घंटे एटलीस्ट आपकी अगर लोड शेडिंग है तो दिन का वर्कर जो है वो, उनकी तो बेचारों की कमर टूट के रह गई है, पहले महंगाई की वजह से, अब लोड शेडिंग से। तो इससे उसकी, अगर वो पहले कोई एक हफ्ते के कोई 8-9 हज़ार रुपया लेके जाता था, तो मैं समझता हूँ कि उनके 2,500, 3,500 हज़ार रुपया एक हफ्ते की उनकी सैलरी या वेज बन रही है। इससे किस तरह एक फैमिली का गुजारा होगा? ये चीज़ों का सामना हम करते हैं, क्योंकि हमारा डायरेक्ट जो है राब्ता वर्कर के साथ है, वर्कर हमारे पास आता है, हमसे अपना वर्कर नहीं देखा जा रहा, और वर्कर जो है वो भी इतने परेशान है कि वो आके हमसे कोई बात नहीं कर पा रहे। हमारे फिर कपड़े की क्वालिटी मुतासर हो रही है। जब आपकी क्वालिटी मुतासर होगी कपड़े की, तो वो चीज़ों सारी की सारी इतनी ख़राब है, तो इसमें किसी बंदे को कान पे जूं नहीं रेंग रही। आप मीडिया देख लें, तो वहीद साहब, किसी से बात हुई, कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है? वैसे से आप बता रहे हैं, इससे हमारा दिल इतना दुख रहा है, तो वहां पर आप लोग कितना ज्यादा डिप्रेशन और दुख और दर्द से गुजर रहे होंगे। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा झटका है, शाहजेब भी सही कह रहे हैं। ऑब्वियसली हमारी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो किसी से कोई बात हुई, कुछ तो पता चले, कोई तो खबर हो। जी भाई, हुकूमती नुमाइंदों से कोई राब्ता हुआ? आपने अपने मसाइल सामने रखे कि ये मसले हल किए जाए फौरी तौर पर? देखिए, सारे शहर भर में बैनर्स लगे हुए हैं, फ्लेक्सेस लगी हुई हैं। हमारे यहाँ पे अदारे हैं, हमारे इंतजामिया है, हुकूमती MNAs, MPAs सभी उन रोड से गुजरे हैं, हर एक को पता। और फिर पावरलूम इंडस्ट्री ऐसी है कि इसके हालात का शहर के एक ठेले वाले से, फल बेचने वाले से, एक कपड़े धोने वाले से लेकर एक डॉक्टर, इंजीनियर और एक वकील तक, हर सभी को पता होता है कि ये इतना इसके अंदर इसका पेनिट्रेशन है पावरलूम इंडस्ट्री का। और फिर ये किसी बंदे को नहीं पता। ये देखिए, ये बिजली फिर एक सेकंड के लिए इस तरह ट्रिपिंग होती है, तो इस ट्रिपिंग की वजह से हमारे आलात जल जाते हैं, फैक्ट्री जो मशीनें बंद हो जाती हैं। इस तरह होता है हमारे साथ। और फिर हमने फेस्को के चीफ के साथ बात की कि खुदारा को शेड्यूल ही दे दें। आज 9:30 से 11:30 बिजली 2 घंटे के लिए बंद हो रही है। उन्होंने कहा 700 मेगावाट बिजली का शॉर्टफॉल हमें दिया है, इसमें इजाफे का जो खर्चा है तो हम बिल्कुल भी ये नहीं बता सकते कि आपकी कोई टाइमिंग अगर हो तो वर्कर्स को हम एडजस्ट कर सकते हैं, एक शिफ्ट बंद कर लें या वर्कर। लेकिन आज सुबह उन्होंने लोड शेडिंग का 9:30 से 11:30 शेड्यूल था, अभी 7 से 9 बिजली बंद कर दी है। तो वर्कर्स के लिए मुश्किल है, मालकान के लिए मुश्किल है। तो अभी शॉर्टफॉल बढ़ने का उन्होंने बता दिया है। फिर फेस्को के तरफ से किसी किस्म की कोई भी नहीं है। बिल्कुल सही है भाई साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी दुआएं हैं जी जनाब आप सब लोगों के लिए। अल्लाह ताला हमारी इंडस्ट्रीज को नजर बद से अब बचाए, और जो पहले हम इस तरह काम और अपना कपड़ा और हमारे जो नाम है हमारा टेक्सटाइल का, उस हवाले से वो दोबारा से रौनक बहाल हो, मशीनें चलें, लोगों का रोजगार चले, पाकिस्तान आगे बढ़े। बहुत बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। जैसे ही इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे, उम्मीद है अल्लाह से, जैसे कि आपने कहा, शुक्र है अल्लाह का, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने तमाम मसाइल से आगाह भी किया, और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन मसाइल को हल भी करे। लेकिन मसाइल रुक नहीं रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रोग्राम में मसाइल को थोड़ी ब्रेक लगाएं, लेकिन मसाइल बहुत सारे हैं। पेट्रोल के बढ़ते दाम भी है जिसका हम जिक्र करते हैं, और हम पाकिस्तान में भी खासतौर पर देख रहे हैं कि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 1 जुलाई के बाद पेट्रोल में एक बार फिर इजाफा होगा। 84 रुपए पहले इजाफा हुआ और अब एक बार फिर इजाफा होगा, तो पेट्रोल कहां से कहां निकल जाएगा, आप लोग खुद समझदार हैं। गाड़ियों का इस्तेमाल लोग तर्क कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। गाड़ियों वाले मोटरसाइकिल पर आ गए हैं, मोटरसाइकिल वाले भी कम पेट्रोल डलवा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बाहर आना जाना कम कर दें। लेकिन ये जो मसाइल है, ये सिर्फ पाकिस्तान के मसाइल नहीं है माया, तो आलमी सतह पर जब हम देखते हैं ना, तो ये मसाइल बहुत सारे ममालिक के हैं। पता होना बहुत जरूरी है इस बात का कि ये जो मसले कि कुछ मसले ठीक है सिर्फ हमारे मुल्क में है, लेकिन अगर फाइनेंशियल क्राइसिस की या फ्यूल की जो है प्राइसेस की बात करें, वो पूरी दुनिया में इस चैलेंज से गुजरा जा रहा है। तो ये ना समझेगा कि सिर्फ हम लोग फेस कर रहे हैं,
हर बंदा, अमेरिका के भी हवाले से अगर आपको छोटी सी खबर दूं, अमेरिका में इस वक्त लोगों ने, जो लोग छुट्टियों पे निकलते थे, जून जुलाई समर वेकेशंस का जो वक्त होता था, उसमें इतना बड़ा डिप आया है, इतना बड़ा गैप आया है, इतने लोग माइनस हो गए, लोग बाहर नहीं निकल रहे, खर्चा होगा, लोग फ्यूल प्राइसेस जो है कह रहे हैं इतनी ज्यादा बढ़ गई है। तो ये समझिए कि क्राइसिस सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, 7 समंदर पार भी है। और एक छोटा सा पैकेज हम आपको दिखाते हैं इस हवाले से, जरा सा तफसीलात बयान करते हुए। आइए जरा मुलाहिजा फरमाइए। पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा होता जा रहा है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान में इसकी फरोख्त में कमी हो रही है। पंप मालिकान का दावा है कि पेट्रोल की फरोख्त में 30% तक कमी हुई है। ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेस के 20 जून तक अदाद-ओ-शुमार कहते हैं अवाम को सस्ता पेट्रोल देने वाले ममालिक में पाकिस्तान का 41वां नंबर है। इस वक्त दुनिया भर में पेट्रोल की कीमत की औसत निकाली जाए तो ये 306 रुपए बनती है। आमतौर पर कम या ज्यादा कीमत में मुतादिद इकसाम के टैक्सेस और सब्सिडीज नुमाया किरदार अदा करते हैं। यानी आलमी सतह पर तो ईंधन की कीमत एक है, मगर किसी मुल्क में इस पर मुख्तलिफ शरह में टैक्सों के नफाज के बाद कीमत मुख्तलिफ हो जाती है। सस्ते ममालिक की फहरिस्त देखें तो वेनेजुएला में इस वक्त सबसे सस्ता पेट्रोल है। पाकिस्तानी रुपए में देखें तो इसकी कीमत 4 रुपए 7 पैसे बनती है। और इस वक्त दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल हांगकांग में है, जो पाकिस्तानी रुपए में 631 रुपए फी लीटर बनती है। दुनिया के 10 महंगे और 10 सस्ते तरीन ममालिक की बात करें तो महंगे ममालिक की फहरिस्त में सबसे पहला नंबर हांगकांग का है। फिनलैंड 561 रुपए फी लीटर के साथ दूसरे नंबर पर है। 554 रुपए के साथ आइसलैंड तीसरे, 543 के साथ नॉर्वे चौथे, 535 रुपए के साथ यूनान 5वें नंबर पर है। इसी तरह डेनमार्क 530 रुपए के साथ छठे, 523 के साथ नेदरलैंड 7वें, 506 रुपए के साथ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक 8वें, 500 रुपए के साथ मोनाको 9वें और 491 रुपए के साथ सिंगापुर महंगा पेट्रोल बेचने वाले ममालिक में 10वें नंबर पर है। पाकिस्तान में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 233 रुपए 79 पैसे है। सस्ते ममालिक की बात करें तो पहले नंबर पर 4 रुपए 6 पैसे के साथ वेनेजुएला पहले, 6 रुपए 5 पैसे के साथ लीबिया दूसरे, 11 रुपए 23 पैसे के साथ ईरान तीसरे, 60 रुपए के साथ शाम चौथे, 66 रुपए 24 पैसे के साथ अल्जेरिया 5वें, 71 रुपए 91 पैसे के साथ कुवैत छठे, 78 रुपए के साथ अंगोला 7वें, 86 रुपए 51 पैसे के साथ नाइजीरिया 8वें, 90 रुपए 27 पैसे के साथ तुर्कमानिस्तान 9वें, 97 रुपए 76 पैसे के साथ काजाकिस्तान 10वें नंबर पर है। पड़ोसी ममालिक की बात करें तो भारत में इस वक्त पेट्रोल 281 रुपए फी लीटर है। अफगानिस्तान में 199 रुपए 59 पैसे, बांग्लादेश में 201 रुपए 31 पैसे और चीन में इस वक्त पेट्रोल फी लीटर 314 रुपए 16 पैसे का है। क्लियर हो गया, पता चल गया हमें, हमारी नॉलेज में इजाफा हुआ। अब जरा मौसम की तरफ आ जाते हैं। शाहज़ेब, क्या ख्याल है मौसम के बारे में? जान लेते हैं कि हो क्या रहा है। जवाद मेमन हमारे वेदरमैन हमारे साथ मौजूद है। जवाद भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जवाद भाई, ये क्या हो रहा है? कराची में बादल छाए हुए हैं, ये क्या बारिश का आगाज होने वाला है? जी वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग आप सबको। बिल्कुल शाहज़ेब भाई, आपको याद होगा कि लास्ट उसमें हमने एक मानसून स्पेल का जिक्र किया था, पेश गोई की थी आपने जबरदस्त। वो मानसून स्पेल जो है वो अब पाकिस्तान की तरफ तकरीबन आ चुका है और कराची में जो है वो पिछले कई दिनों से जो गर्मी और हफ्त थी, सी ब्रीज रुकी हुई थी, उसमें कल शाम दोपहर से जो है वो बहाली आई है। समंदरी बादल सी क्लाउड जो है उनकी दोबारा आमद शुरू हो चुकी है और इसी वजह से जो है वो कराची के काफ़ी सारे एरियाज में कल रात और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग भी जो है वो लाइट रेन और ड्रिजल के जो है वो रिपोर्ट मिल रही है। बिल्कुल, यानी कि जवाद भाई, हम कब से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कुछ लोगों ने कहा, कल रात को भी हम लोग जाहिर रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त ईद की प्रोग्रामिंग होने वाली है और मज़ा आ जाएगा सुबह सवेरे पाकिस्तान की टीम्स की एफर्ट्स देखने पे ईद पर। लेकिन साथ साथ ये बताइए कि कल रात को रिकॉर्डिंग के बाद फुहार हुई, तो अभी के 2-3 दिन तक फुहार का सिलसिला हल्का हल्का झलकियां दिखाएगा और फिर 2-3 दिन बाद जो है हम मानसून की प्रॉपर तरीके से एंट्री मार देंगे। जी बिल्कुल माया, अगर कराची की बात करें तो कराची में आज और कल भी जो है वो कुछ इसी तरीके से मौसम रहने वाला है। दिन में थोड़ी बहुत गर्मी और हफ्त रहेगा, बादलों का आना जाना लगा रहेगा, जबकि मानसून का जो है वो पहला ताकतवर स्पेल जो है वो कराची में 2 तारीख से अपने असर दिखाना शुरू करेगा और कराची के लिए जो पीक डेज हैं, जो मेजर डेज हैं, वो 3, 4 और 5 जुलाई के हैं। ठीक है जवाब साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपडेट किया और जो आप खबरें दे रहे हैं इससे यही लग रहा है कि मुल्क भर में जैसे कि आपने पेशगोई की थी बारिशें बढ़ने वाली हैं। मंडे को यानी कि शो पर हम आएंगे तो बारिश हो रही होगी कराची में।
थैंक यू जवाद भाई, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे छोटा सा वक्फा लेते रहिएगा हमारे साथ। वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग। अभी बहुत कुछ है प्रोग्राम में, तो प्लीज आप भी मत कर जाए क्योंकि हम तो कहीं जा ही नहीं रहे, राइट? सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। तो हमने प्रोग्राम में जहां से आगाज किया था वापस हम वहीं आके जुड़ेंगे। आपको बताएंगे कि अवाम मसाइल में घिरे हुए हैं, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। रोज हम कोशिश करते हैं कि आपको दिखाएं भी तमाम मामलात और उनका कुछ हल हम इसलिए दिखाते हैं कि कोई हल निकलने की कोशिश की जाए एटलीस्ट, या एटलीस्ट जो मुतालबात है उनके, जैसे हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री की भी बात की, तो वो मुतालबात तो हुकूमत के सामने जाएं ताकि कोशिश तो वो करें कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जा सके, कोई ऐसा हल निकाला जा सके कि एटलीस्ट हमारे जो सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो मुतासर ना हो। लेकिन मसले और भी हैं जो शहरियों को जिनका सामना है, और वो टूटी फूटी सड़कें भी हैं, वो सीवरेज का निज़ाम भी है। और इससे क्या हो रहा है कि जब नाकिस निज़ाम होता है सीवरेज का, गटर लाइनें होती हैं, गलियां गटर के पानी में डूबी होती हैं, लोग उसमें गुजर कर जा रहे होते हैं। अब बेचारों ने चाहे मसाजिद जाना हो या बच्चों ने स्कूल जाना हो, अपने काम पे जाना हो, वो तैयार होकर उन गटर के पानी में से गुजरते हैं, अपनी मोटरसाइकिल अपनी साइकिल लेकर या पैदल भी गुजरते हैं। तो उससे कितना नुकसान पहुंच रहा है, कितनी बीमारियां फैल रही हैं। बीमारियां भी फैल रही हैं और बहुत कुछ फैल रहा है, लेकिन देखकर अफसोस होता है जो हालात चल रहे हैं। खैर, अब इसी हवाले से बिल्कुल इसी हवाले से हमारे से शहरियों की राय आपको पता होगा, एक दूसरे के साथ हम रहते हैं, बात करते हैं, शिकायत करते रहते हैं, लेकिन इस शिकायत का क्या किया जाए, इसी पर हम डॉक्टर से ही बात करेंगे कि वो उनका क्या बताना है कि ऐसे जब गटर के पानी में लोग रहेंगे तो कितनी बीमारियां पैदा होंगी। माया, लेट्स फाइंड आउट। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट एंड फिजिशियन डॉक्टर ताहिरा शाहिद हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। अब सबसे पहले सवाल यही है कि आपने वक्त निकाला, तो आपसे सबसे बड़ा जो इस वक्त इशू है वो ये इस हवाले से कि सीवरेज का जो पानी है, जैसे शाहजेब ने बताया, वो हमारी सेहत के लिए कितना खतरनाक, कितना मुज़र, कितना डेडली है। जी डॉक्टर साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। और बिल्कुल ऐसा ही है। अनफॉर्चुनेटली आप देखिए, हम ना सेंसेशनलाइज्ड बीमारियों के पीछे भागते हैं। कोविड बहुत सेंसेशनलाइज हो गई तो हर कोई उसके पीछे आ गया, मास्क भी होता है, लॉकडाउन हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो अमवात है वो ये वाटर बोर्न डिजीजेस से होती है, जो कि पानी के थ्रू फैलती है। और जो ओरोफिकल रूट होता है, उसका मतलब है आप कोई भी चीज पानी के जरिए या पानी जो खाने में मिलाए उसके जरिए जब इंजेस्ट कर लेते हैं, खा लेते हैं, जिसमें कि आपका फुजला मतलब एक्सक्रीटा या बाथरूम जिसे कहते हैं, सीवेज जो है वो मिला हुआ होता है, इससे बेशुमार बीमारियां फैलती हैं। सबसे पहले तो जो पेट की बीमारियां हैं उसमें आपको पता है कॉलरा हो गया, आपका टाइफॉइड हो गया, डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, गैस्ट्रोएंटराइटिस, अमीबियासिस, ये जितनी भी बीमारियां हैं इसमें पेट के क्रैम्प होते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, साथ आपको जो है और बिल्कुल पेचिश शुरू हो जाती है, ये बहुत ही कॉमन है। और आपको पता है इसको आप हल्का नहीं ले सकते, क्योंकि जब किसी भी बच्चे या बड़े को डायरिया या फूड पॉइजनिंग हो जाती है उसके बाद डिहाइड्रेशन से अमवात भी हो सकती है। सेकंड चीज जो होती है वो आपकी, ये आपको पता है मेनिंजाइटिस जो है, जो गर्दन तोड़ बुखार है जो कि दिमाग पे चढ़ जाता है, या क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो है, जो बिल्कुल आपकी स्पेस्टिसिटी, टॉक्सिसिटी हो जाती है, बेसिकली वो सारा कुछ भी। और पोलियो, आपको पता है हमारे पास पोलियो आज तक इसलिए है, सिर्फ इसलिए भी है कि चलिए हम अपनी वैक्सीन को इतना वो नहीं फॉलो करते, पर इसलिए भी प्रेवलेंट है क्योंकि हमारे पास ये खुला नाला, ड्रेनेज सिस्टम, बाहर डेफिकेट करना, वो सारा पानी जो है ना, जिसके अंदर हमारा जो मवेशी है, कैटल है, वो भी डेफिकेट कर रहा होता है, हमारा सारे लोग जो है वो बाहर, आपको पता है, बाथरूम यूज कर रहे होते हैं। और जितनी बड़ी हवेली भी होगी तो ड्रेनेज जो है वो बाहर खुला जा रहा होता है। और जब ये गटर का पानी उबलता है और सड़कों में से हम गुजरते हैं ना, तो ना सिर्फ ये कि ये हमारे पानी में, हमारे खाने में मिलता है, उसके साथ हम उसके अंदर हम उसको पी भी लेते हैं, फिर ये हमारी स्किन से भी कांटेक्ट करता है। जब स्किन से मैं इस तरफ आ रहा था कि इससे कितनी, जब हम पानी से गुजर कर जाएंगे, जो लोग वहां से गुजर रहे हैं उनकी गलियां डूबी हुई हैं, उनके पाँव पर, उनके जिस्म पर ये पानी लगेगा, एक तो इससे स्किन डिजीज के कितने चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंडली हम ये भी देखते हैं कि इस तरह के पानी में जो मच्छर हैं वो पैदा हो जाते हैं और उससे डेंगू के खतरात बढ़ जाते हैं।
हाँ, मैं उसी की तरफ आ रही थी कि इससे देखिए बहुत ज्यादा स्किन डिसीजेज होती हैं, स्यूडोमोनास होता है, फॉलिकुलाइटिस होता है, डर्मेटाइटिस होता है, साथ अगर वुंड हो, कोई भी जख्म हो, कट पड़ गया, उसमें जख्म इन्फेक्ट हो जाता है, फिर सेल्यूलाइटिस होता है और गैंग्रीन तक बढ़ सकता है। ट्रैकोमा, आई इन्फेक्शंस आपको बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि इसके अंदर फ्लूक्स भी होते हैं, शिस्टोसोमियासिस हो सकता है, इसके अंदर वो ऐसे कीड़े होते हैं जो जाके जिसे हम लिवर फ्लूक्स कहते हैं ना, वो भी हो सकता है। फिर मलेरिया और डेंगू तो आपको पता है बहुत ही ज्यादा इसके अंदर पनपते हैं और इसकी वजह से भी टाइफाइड इस तरह की चीजें तो बहुत ही फैल रही हैं। जी, टाइफॉइड मैंने आपको शुरू में इसलिए कहा था ना कि देखिए ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके साथ लग रहा है, हम पानी भी यही इस्तेमाल करते हैं। हम रेडियो से इधर उधर से जब खाना खाते हैं तो भी वही पानी उसमें इस्तेमाल हुआ होता है, या वो पानी की छींटे जब उठती है या हमारे खाने पीने में मिलती है तो वो इंजेस्ट भी तो होती है ना, वो हमारे अंदर भी जाती है। तो इसलिए ये सबसे पहला जो हमें करना चाहिए वो ये ड्रेनेज सिस्टम, खुले नालियों का सिस्टम, इसको, और ये जो ओपन डेफिकेशन होती है, मतलब हर जगह लोग खड़े होते हैं, आपने देखा है। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, लेकिन एक अहम बात यहाँ पे आती है ना, हम आप सब पाकिस्तान में रहने वाले जो भी हमारे मसाइल हैं, हम उनको तो कम से कम बात कर सकते हैं, ठीक है। हम नहीं चाहते हैं दुनिया में हमारे कोई भी बात देखी जाए, कोई भी हमारा तमाशा नजर आए। हम चाहेंगे घर के मसले घर में ही सुलझाएं। सही बात है, इंतजामिया खामोश है, और ये नहीं कि कोई एक इंतजामिया, जब कोई इंतजामिया आती है किसी लेवल पे किसी हद तक काम करके फिर वो छोड़ देते हैं अपने हाल में, लेकिन इसका ये हल नहीं है। हमें खुद अपनी मदद आपके तहत कुछ करना पड़ेगा। बारिशें शुरू हो रही हैं, बकरीद का सीजन आ रहा है, हम देख चुके हैं हिस्ट्री में जब कुर्बानी होती थी तो एक टाइम आया था कि खून की वजह से और जो उसके तमाम हिस्से जो चीजें पड़ी होती थी बाहर, उसकी ओरजियां शोरियां, उसकी वजह से बारिश में बहता हुआ वो खून का पानी, उससे मजीद कचरा जो पहले से पड़ा था, अल्लाह माफ करे, जो बीमारियां और लोगों के साथ जो हुई थी सिचुएशन, प्लीज बताएं कि लोग किस तरह महफूज रख सकते हैं अपने आप को। जी, सबसे पहले तो देखिए सफाई सुथराई है, ठीक है। आप जब ये वेस्ट अपना डिस्पोज करते हैं ना, जब आपने फेंकना होता है तो एक पिट बना ले, मतलब एक गड़ा खोदे जमीन के अंदर, ये सारा कुछ उसके अंदर डाले, खून वगैरह भी ना एक गड़े के अंदर करके फिर उसको बंद कर दे। नंबर 1 तो ये है। नंबर 2, कहीं पे भी ओपन ड्रेन है तो काइंडली जितना भी आप अपना खर्चा तो करते हैं, बाहर के लिए भी उस ओपन ड्रेन को बंद करें। तीसरा जो है, आपने रबर बूट्स ले लेने हैं। रबर बूट्स बड़े बड़े जो है, आपने नी हाई रबर बूट्स वो पहन के गुजरना है ऐसे पानी में से। नंबर 4, आप जो जब गुजरते हैं, एक तो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, कहीं भी खड़ा पानी है तो उसको जो है ना खड़े होने दें, और फिर पानी के अंदर डिसइंफेक्टेंट टैबलेट्स मिलती हैं, आपकी क्लोरीन भी यूज होता है, आयोडीन भी यूज होता है, प्रॉपर टैब्स होती हैं, उससे डिसइंफेक्ट करें। क्लोज कंटेनर्स में पानी रखें, पानी को बॉयल करके या डिस्टिल करके ही इस्तेमाल करें। खाना खाने के लिए भी बाहर वेंडर्स इधर उधर से मत खाएं, अपने घर में पहले उबाल के पका के जो भी चीज खानी है उसको खाना है। बिल्कुल खुला नहीं छोड़ना, किसी भी जो ईटेबल है उसको एक तो खुला नहीं छोड़ना, उसको पका के खाना है। ये जो रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं, इनको जब तक आप रगड़ के अपने उबले हुए पानी में साफ नहीं कर लेते, आपने तब तक नहीं खाना। बाहर जाते हुए भी जैसे अगर डेंगू और मलेरिया और वो सारा कुछ भी फैला हुआ है तो आप प्लीज फुल स्लीव्स पहने, ग्लव्स पहने, फुल बूट्स जैसे है मैंने कहा वैसे भी पहने। DEET होता है, इंसेक्ट रिपेलेंट होता है, वो लगा लें। और जैसे ही आपको फील हो कि आपकी स्किन पे कोई इन्फेक्शन हो रहा है, आपकी आंखों में है, तो एंटीबायोटिक या एंटीफंगल रेलेवेंट वाला डॉक्टर की उससे जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे ही आपको डायरिया होने लगे तो प्लीज डिहाइड्रेशन का खास ख्याल रखिए। बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर आपने कॉन्स्टेंटली ORS की सूरत में बच्चे और बड़े को देना है ताकि डिहाइड्रेट ना हो। और जो आपकी सारी बातों से हमें ये समझ आ रहा है कि पानी आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है और पानी ही आपको बचा सकता है, इसलिए पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। लेकिन दूसरी जानिब आपके आसपास अगर गंदा पानी है, सीवरेज का पानी है, तो उससे बचें, जितनी कोशिश कर सकते हैं। अपने घर को तो साफ रखने की कोशिश हम करते हैं, लेकिन बाहर गली को बिल्कुल छोड़ देते हैं, वही गलियों से भी बीमारियां आती हैं। तो कोशिश करें आसपास के इलाके को साफ रखें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत अच्छे तरीके से आपने पूरा हमें समझाया भी कि हम कैसे एहतियात कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं। प्लीज डू स्टे विद अस।
पाकिस्तान में शाज़िब और माया के साथ रहने का बेहद शुक्रिया। आप हमें बराह रास्त देख रहे हैं। और एक और चीज आपको बताती चलूं, अभी मैं शाज़िब से भी शेयर कर रही थी क्योंकि जो अगला सेगमेंट है उसमें मैं जब रिसेंटली अभी आई वहां पर तो हज्जाज अकराम आना शुरू हो गए थे और मैं देख रही थी इस तरीके से हर ग्रुप के साथ कोई ना कोई एक उनका, जैसे कि उनका कोई मॉनिटर या उनका कोई एक साथ में ऑर्गेनाइजर या कोई एक ऐसा इंसान जो उनको कोच कर रहा था, जो गाइड कर रहा था, जो कोच कर रहा था, क्या इबादत करनी है, कहाँ जाना है, कहाँ इकट्ठा, ये इतना बड़ा काम। फिर साथ में हज्जाज इकराम के लिए जब अपनी खिदमत कोई दे तो उसमें इतना सवाब। अब यकीन करें काबी की रौनकें लौट आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी हवाले से पाकिस्तान भी जो है बिल्कुल पीछे नहीं है और इसी अजीम काम में पाकिस्तान की तरफ से भी ट्रेन याफ्ता लोग जाते हैं। जो आप इशारा कर रही हैं कि रवा साल भी पाकिस्तान से 200 से ज्यादा मुआवनीन हज्जाज इकराम की मदद के लिए वहां पर गए हैं। इस पर आज हम बात करना चाह रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर मुआवनीन DIG डॉक्टर अख्तर अब्बास साहब, उनसे बात करेंगे। सर आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब, ये मुआवनीन हज्जाज का क्या कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें हर साल जो सरकारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हज्जाज जो हैं हज़ारों की तादाद में जो है वो अरब मुक़द्दसा की ज़मीन का सफ़र करते हैं। उनकी रहनुमाई के लिए और फैसिलिटेशन के लिए हुकूमत पाकिस्तान का एक सिस्टम मौजूद है जो उनको हर स्टेप पे, हज के जितने भी स्टेप्स हैं उसमें उनकी रहनुमाई के लिए, फैसिलिटेशन के लिए मौजूद होते हैं। बुनियादी तौर पे ये मुआवनीन जो है ये मुख्तलिफ पाकिस्तान के सरकारी महकमों से ड्राइव किए जाते हैं और एक खसूसी पीरियड के लिए जो है तकरीबन 40 से लेके 60 तक इनकी ड्यूटी जो है यहाँ पे होती है। और ये रैंकलेस एक असाइनमेंट होती है जिसपे एक ग्रेड 1 का लेके एक ग्रेड 1 से लेके 20 तक इक्वल फुटिंग पे काम कर रहे होते हैं। और बेसिक ऑब्जेक्टिव जो होता है वो हाजियों की फैसिलिटेशन है, हाजियों की मुआवनत है। तो सर ये भी साथ साथ बताइएगा डॉक्टर साहब के जो जितने भी मावनीन हैं, क्योंकि इन तमाम लोगों का हम ये कितना इम्पोर्टेंट जो है वो आज लोगों को शेयर होगा, किस तरीके से हज्जाज को फरीज़ा हज की अदायगी में किस तरह की सर्विसेज, किस तरह की गाइडलाइंस फराहम करते हैं। देखिए जी, जो मुआवनीन का रोल है बेसिकली 3 स्टेजेस पे मुश्तमिल है। एक तो परी हज स्टेज है। परी हज स्टेज में जो हमारे मुआवनीन हैं उनका कॉन्सेप्ट जो है या उनकी जो नेचर ऑफ ड्यूटी है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सिक्यूशन है, जिसपे ऑलरेडी जो हज मिशन की जानिब से मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं या केटरिंग कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करवाना जो है वो मुआवनीन का काम है। हमारे मुआवनीन रूम जाके हाजियों के आने से पहले एक हर कमरे की इंस्पेक्शन करते हैं और उसमें अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो हाजी साहबान के आने से पहले उसकी रेक्टिफिकेशन करवाई जाती है। तो ये तो परी हज स्टेज का काम है। उसके बाद जब ऑपरेशन शुरू हो जाता है तो जितनी भी ऑपरेशनल एक्टिविटी है जिसपे हुजाज कराम को जद्दा एयरपोर्ट से रिसीव करना, उसके बाद उनको कमरों में सेटल डाउन करना, उसके बाद उनको जितनी भी रहनुमाई है और हज की जितनी मूवमेंट्स हैं जिसपे तकरीबन 4 या 5 मूवमेंट्स बनती हैं, जिसपे जद्दा से मक्का शरीफ है, मक्का से मदीना है, मक्का से मशाहिर की मूवमेंट है, फिर मशाहिर से वापसी की मूवमेंट है, फिर यहाँ से दोबारा वापसी वतन की तरफ वापसी, ये जितनी भी मूवमेंट्स हैं ये सारी जो है वो हमारे मुआवनीन कोऑर्डिनेट करते हैं। इसके अलावा अच्छा सर, इसके साथ ये जरूर बताइएगा कि हज्जाज पूरे पाकिस्तान से पूरे पाकिस्तान से आते हैं, मुख्तलिफ सूबों से, मुख्तलिफ शहरों से, खाने के बड़े मसाइल हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए क्या किया जा रहा है खासतौर पर आप लोगों की जानिब से? देखिए जी, इस पे भी मुख्तलिफ हज मिशन की जानिब से मुख्तलिफ कंपनियां जो हैं वो हायर की जाती हैं और एक बुनियादी एक बेसिक स्टैंडर्ड्स जो है उस पर उनको पाबंद करवाया जाता है। उस बेसिक स्टैंडर्ड में मिनिमम जो हमारा एक होता है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ जोग्राफियाई इलाकों से लोग आते हैं और हर एक की डिफरेंट प्रेफरेंसेस होती हैं, लेकिन हमारा जो एक मेन्यू तरतीब दिया जाता है वो एक सेंट्रल मेन्यू होता है जिसपे तमाम जोग्राफियाई पसंदें जो है मुख्तलिफ लोगों की उनको मद्देनजर रख के एक बैलेंस किस्म का मेन्यू। डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि बहुत अच्छी और हेल्दी और लाइट खुराक के ऊपर जोर दिया जाता है हज के टाइम में। जी, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि जो खाने की क्वालिटी है, हम रेगुलर किचन्स जो है उसको जाके विजिट करते हैं जहाँ पे खाना तैयार हो रहा है
रेगुलर अवामी वहाँ पे उनकी डिप्लॉयमेंट होती है, जहाँ पे खाने की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चेक करते हैं कि उनको बैलेंस किस्म की और उसमें जो हिफ्ज़ाने सेहत के रूल हैं उनको मद्देनजर रखा जाता है। इसी तरह जब खाना फिर मैस में अब डॉक्टर साहब जल्दी जल्दी ये भी बता दीजिएगा कि अभी मैं 10-12 दिन ही हुए हैं रब्ताला के घर से वापस आई हूँ, तो वहां पर अक्सर जगहों पर क्योंकि हजाज इकराम ने आना शुरू कर दिया था, तो कुछ ऐसे स्पॉट्स थे जहां पर बहुत ज्यादा रश होना शुरू हो जाता था, जैसे कि कुछ एंट्री एग्जिट्स के पॉइंट्स या हरम के आसपास। तो उस तरीके से उस हवाले से कैसे अपने तमाम लोगों को गाइड किया जाता है, कौन से स्पॉट्स हैं एक तो ये भी बता दीजिएगा, साथ साथ किस तरह गाइड किया जाता है ताकि वो बसों में अपनी जगहों पर अपने ग्रुप्स के साथ रह सकें। जी डॉक्टर साहब। जी, ट्रांसपोर्ट का जो हमारा सेगमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसकी तरफ आपने तवज्जो दिलवाई। बेसिकली हमारी ये ड्यूटी है कि 5 नमाजों के औकात में हाजी को बिल्डिंग से लेके हरम तक कम्यूट करना और हरम से फिर वापस बिल्डिंग तक लेके आना। जाहिर है जब नमाज के हाजी साहबान जा रहे होते हैं उस वक्त तो इतना रश नहीं होता, लेकिन जब वापसी का रश वापसी होता है तो अक्सर ये इकट्ठे हाजी साहबान निकलते हैं, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे देर हो जाती है लोगों को पहुंचने में करके इतना अच्छा उनको एक तो बताते हैं, हरम की हमारी गाइड पोस्टें होती हैं जो कि उनको डायरेक्शन देती हैं, जहाँ पे पाकिस्तानी मुआविनीन पाकिस्तान का झंडा लेके खड़े होते हैं और लोगों को दूर से पता लग जाता है कि पाकिस्तानी मुआविन और ये इस तरह की जैकेट पहने हुए, जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि तमाम हमारे मुआविनीन जो हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रैंक ये वाली जैकेट पहन के वहाँ पे मौजूद होते हैं हाजियों की रहनुमाई के लिए, तो वो हाजियों को दूर से पता लग जाता है। जहाँ तक इस साल हमारा ट्रांसपोर्ट का प्लान है तो हमने बेसिकली जो अजीजिया वाली साइड की ट्रांसपोर्ट है वो वाया मस्कूता और अजियात जो है हरम पाक के करीब जो अजियात पॉइंट है वहाँ पे उनको ड्रॉप करते हैं। इसी जो सीधा जो है वो सफा मरवा मिसाल की तरफ जाती है। जी एग्जैक्टली। इसी तरह जो तहसीब और ये बाबुल अब्दुल अजीज की तरफ जाके ये बिल्कुल उसके करीब ये पॉइंट बनता है। बिल्कुल इसी तरह जो हमारी तहसीर वाली है दूसरी ट्रांसपोर्ट वो जदवल के मकाम पर आके उतारती है और जदवल से चंद कदम के फासले पे फिर आगे हरम पाक की जो है वो दरवाजा, यानी कि उनको हर तरीके की जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, गाइडलाइन प्रोवाइड की जा रही हैं और अच्छे से अच्छा सिस्टम बनाया जा रहा है ताकि जो हजाज इकराम है उनको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना हो। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर मोहम्मद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे और डिटेल में आपसे हो गई बड़ा हमें बहुत सारी बातें जानने को भी मिली, बड़ी इंफॉर्मेशन भी मिली आपसे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, एक और सेगमेंट है जो शामिल करना है, ईद कुर्बान करीब आ रही है, हम अक्सर लंपी स्किन डिजीज का जिक्र करते हैं, लेकिन लंपी स्किन डिजीज के साथ साथ हम देख रहे हैं कि और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो जब हम जानवर खरीद कर घर लाते हैं तो बीमारियां उनके साथ आ जाती हैं और फिर घर आके वो निढाल हो जाते हैं, बहुत बीमार हो जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। इसकी क्या वजह है? लेकिन एक और चीज भी है कि अगर वो हेल्दी भी होते हैं, वो बिल्कुल ठीक होते हैं, अचानक से वो घर आते हैं या कहीं किसी के जो है वो फार्म हाउस जाएं या किसी के प्लॉट पे जाएं, वो अचानक से खाना पीना छोड़ देते हैं। अक्सर तासुर ये पाया जाता है, फैमिली समझती हैं शायद वो अपने जानवर दोस्तों से अलग हुआ है, तन्हा हुआ है, इसलिए वो डिप्रेशन का शिकार हो गया है, माहौल में एडजस्ट नहीं कर रहा। बट साइंटिफिकली फैक्ट्स क्या है, लेट्स फाइंड इट आउट फ्रॉम द एक्सपर्ट। बिल्कुल, तो हमें ज्वाइन किया है वेट डॉक्टर उमर ने, उनसे हम मजीद डिटेल्स जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खुशामदीद कहेंगे आपको। शुक्र अल्लाह पाक। कैसे डॉक्टर साहब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो मैंने अभी बात बताई बड़ी कॉमन है ना कि जानवर आते हैं और एकदम से बड़े अनईजीनेस दिखाते हैं ऐसे डिप्रेशन में चले गए हों, चेहरा भी उनका उदास, सोचते हैं ना कि उनका चेहरा उतरा हुआ है, उसकी भूख खत्म हो गई है, वो उदास हो गया, ये क्या वजह है जो निढाल हो जाते हैं? ये फैक्ट है कि एनिमल्स को जब भी आप परचेज करके लेके आते हैं सबसे पहले तो उसके जो प्रीवियस ऑनर हैं उसकी उसके साथ एक अटैचमेंट होती है, चाहे वो कैट्स हैं, डॉग्स हैं, दुनिया में कोई भी जानवर है जो उसको संभालता है, जो उसको डेली खाना देता है, उसकी उसके साथ एक अटैचमेंट होती है। सेकंड, वो किसी भी इलाके से, किसी लोअर इलाके से मंडी में आता है, वहाँ पर उसका 15-20 दिन, कुछ का 25 दिन भी, कुछ का 1 मंथ तक स्टे होता है, फिर एक ट्रैवलिंग स्ट्रेस होता है, उसकी एडजस्टमेंट हो जाती है 1-1.5 महीने तक, और फिर उसके बाद उस स्ट्रेस से निकल के फिर उसको ट्रैवल करवा के हम अपने इलाके में लेके आते हैं, घर में लेकर आते हैं। वो जगह उसके लिए नहीं है, वो सारी चीजें उसके लिए बिल्कुल न्यू है, फिर उसका खाना एकदम से चेंज हो जाता है, बच्चे आ जाते हैं उसके सामने, उसको जानवर को बिल्कुल समझ नहीं आता कि मेरे साथ एग्जैक्टली एडजस्टमेंट इश्यूज हो रहे हैं। लेकिन हम ये कैसे पता करें कि जब घर लाया जाए कि जानवर फिजिकली फिट है, कोई बीमारी नहीं है, इस वजह से नहीं खा रहा है? अच्छा, इसके ना 2 तरीके हैं। आपने जब भी एनिमल को परचेज करने जाना है तो आपने उसकी गेट चेक करनी है।
जब उसको वॉक करवा के चेक करें, उसकी स्किन को चेक करें कि स्किन के ऊपर कोई लीजन्स तो नहीं आ रहे। अच्छा आपने उसकी नोज़ चेक करनी है, नोज़ से पता लगता है और रिगर्जिटेशन से पता लगता है। जो हेल्दी जानवर है वो हर वक्त जिसको जुगाली कहते हैं वो करता रहता है। जब वो जुगाली कर रहा है इसका मतलब वो नॉर्मल है। आपने उसका एब्डोमेन चेक करना है, वो बहुत ज़्यादा ब्लोटेड तो नहीं हो रहा। इनमें एक फुट एंड माउथ की डिजीज़ होती है, सिर्फ ये एक डिजीज़ नहीं, कॉमन फुट एंड माउथ बहुत कॉमन डिजीज़ है। पाँवों में छाले बन जाते हैं, मुंह में छाले बन जाते हैं। फिर एनिमल को जब भी आप ट्रैवल करवाएं ना, ट्रैवलिंग उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? हम यहाँ पर इतने बुरे तरीके से ट्रैवल करवाते हैं, कोई एनिमल्स की प्रोटेक्शन का ख्याल नहीं किया जाता। अच्छा कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से भी करवाते हैं, कुछ लोग बहुत बुरा ट्रैवल करवाते हैं। लाइक कुछ अक्सर हम लोगों ने वीडियोस देखी हैं, गाय को हम रिक्शे में बंद कर देते हैं, लोग मोटरसाइकिल्स पे उठा के लेके जा रहे होते हैं, बहुत कंजेस्टेड। और फिर उसके बाद आप जब घर लेकर आते हैं, घर लेकर आने के बाद पूरा जो घर है वो उसके पास जाके बैठ जाता है, उसको बिल्कुल समझ नहीं आता। बच्चे उसको लाके अपनी मर्जी की चीजें खिलाने लग जाते हैं। देखिए उसका जो एक स्पेसिफिक खाना है, प्रीवियस ओनर जिससे आप परचेज कर रहे हैं या जो भी उसको पालने वाला है उससे आप पूछें भाई आप इसको खाना कौन सा देते हैं, आप उसका घर लेकर आकर वही खाना कंटिन्यू करें। हम यहाँ पर अपने दूसरे छोटी चीजें, बच्चे तो बिस्किट भी खिला रहे होते हैं, केक भी, पापड़ खिला रहे होते हैं, वो भी आपको पता चलेगा क्यों कह रहे हैं हम। लेकिन तो साहब क्या मेरे आपसे बात से ना मुझे ख्याल आया, क्यों ना ये बात, इस बात पे भी आप रोशनी डालिए कि जो जानवर उसको जो भी आदमी लेना चाह रहा है उसके ओनर, पुराने ओनर से, और नया ओनर उसका बन रहा है, तो क्या वो कहीं एक इमोशनली अटैचमेंट करनी जरूरी नहीं है कि बहुत प्यार से उसको लेकर जाएं, उसको बहुत ख्याल करें, उसको उसके पुराने मालिक के साथ जो है उसको करें कि भाई चलो जैसे इसको सहलाते हैं इस तरह करके, ताकि वो कम से कम थोड़ा ईजी और कंफर्टेबल फील करे। जी ये बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% एग्री करूंगा। एनिमल्स के भी इमोशंस होते हैं, सबकी एक्सप्रेस करने की सिर्फ उनकी सलाहियत है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अब बहुत से जानवर ऐसे होते हैं कि जैसे जैसे अगर तो वो बीमार है, अगर उसके साथ कोई कंजेनिटल इश्यूज चल रहे हैं या उसके अंदर वैसे कोई बीमारी वगैरह या कोई डिजीज वगैरह आई हुई है तो उसका एक डिफरेंट इशू है। लेकिन कुछ जानवरों के साथ साइकोलॉजिकल इशू सिर्फ इस वजह से हो जाता है क्योंकि एक तो ट्रैवलिंग है, सेकेंड वो जिस घर के अंदर रहने आए हैं वहां पर, अच्छा देखिए गांव के अंदर एनिमल्स को रखा जाता है, वो गांव से आते हैं तो गांव में माहौल एक बड़ा बिल्कुल डिफरेंट माहौल, अचानक हम उनको घरों में, ट्रैफिक में, सड़कों पे यहाँ पर ले आते हैं तो वो घबरा भी जाते हैं। और सेकंड जब आप लाके एनिमल्स को रखते हैं, बहुत से लोग हैं वो अपने कार के इलाके में रख लेते हैं, गैरेजेस में रख लेते हैं, कुछ लोग उसको सड़क पे बांध देते हैं, फिर वो पीछे से गाड़ियां गुजर रही हैं, उनके बाइक्स गुजर रही हैं और फिर बच्चे भी हैं वो भी उनके साथ शरारत कर रहे हैं। ये नॉर्मल चीज है लेकिन फिर भी हमें चेक करना चाहिए कि डिजीज ना हो या इस किस्म की डिजीज ना हो, जैसे आप नोज का बता रहे हैं, उनकी जुगाली का बहुत कॉमन चीज है। आप एक हेल्दी एनिमल्स को देखेंगे और एक बीमार एनिमल को, आपको दूर से पता लगेगा, उसकी पसलियां आपको नजर आएंगी क्योंकि जब वो बीमार होगा उसने खाना खाना छोड़ दिया होगा, ठीक है, वो कमजोर होता जाएगा दिन ब दिन। फिर हमारे जो प्रीवियस ऑनर्स हैं जो इनको पालते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ह्यूमंस की सेफ्टी का ख्याल रखें। अगर किसी को एंटीबायोटिक कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं, उसका एक स्पेसिफिक रेजिडुअल टाइम है, वो बॉडी में से निकलना है, उसको कोई इंजेक्शन लगे हैं तो खुदा ऐसे जानवर को सेल करके इंसान की जान को आप खतरे, ये भी आप लोग सुन लें, बहुत जानवर ना सेल करें ताकि लोगों को एटलीस्ट जानवरों के साथ ये ज्यादती चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आपकी आई एम वेरी श्योर के इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा और नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा। अब ये तो बात होगी एक एक्सपर्ट से, एक और एक्सपर्ट है जिन्होंने बड़े दिलचस्प तरीके से बकरा कैसे लेना चाहिए, बकरा कैसा होना चाहिए, किस तरह का होता है उनके घर में, या अमूमन शोहरों का किरदार क्या होता है, बड़ा दिलचस्प। आइए दिखाते हैं। दिन ब दिन जो है ना इंसान घंटे गिन रहे हैं, अब कितने दिन रह गए हैं ईद कुर्बान पे, हमारे जानवर का क्या होगा, लोग अपनी तैयारी भूल के शाहजेब, मुझे लग रहा है ज्यादा जो फिक्र है ना लोगों को इस वक्त वो कुर्बानी के जानवर की बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, और हर गली मोहल्ले में हमें कुर्बानी के जानवर नजर आ रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह कि जब मवेशी की खरीदारी के लिए लोग जाते हैं तो मशवरा किसका होता है, क्योंकि जो मर्द हजरात मंडी में मौजूद होते हैं उनके ऊपर बड़ी टेंशन होती है। एक तो बजट होता है कि इस बजट के अंदर जानवर खरीदना है, फिर कुछ फरमाइशें होती हैं, वो फरमाइशें इस किस्म की होती हैं कि जानवर ऐसा दिखता हो, इस किस्म का हो, ये वाला हो, ये ना हो, ये बड़ी प्रॉब्लम है। और मुझे तो वो बात याद आ रही है, ऊपर देखते बेगम कहाँ लटानी है, यहाँ लटानी है, वहां लटानी है, यूं करने इससे, वैसे करने इससे, कैसे करने इससे, वो सारी मुआवजा सारी गुफ्तगू मुझे याद आ गई। बेगमात की राय इंतहाई अहम है, वो क्यों अहम है ये हम एक ही शख्स से जान सकते हैं जो हमारे साथ अक्सर होते हैं मुख्तलिफ मामलात पर, और बेहतरीन ऑब्जर्वेशन है उनकी। मेरे ख्याल में उनसे मुलाकात करवाते हैं। अदनान माजिद साहब हमारे साथ मौजूद, अहलिया मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? एडवांस में ईद मुबारक। बिल्कुल, मुझे नहीं पता आपकी किधर आपकी जानवर कहाँ लेट रहा होगा, कहाँ मसरूफ होंगे भाभी, और आप तो वाकई बहुत मसरूफ होंगे। बहुत, ये जो लम्हात अभी करीब आते जा रहे हैं ना, उतना ही
हम पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मंडी 2-3 दफ़ा गए लेकिन खाली लौटे वहाँ से, क्योंकि महंगाई इतनी है कि मैंने वहाँ बोला भाई लाख रुपए की गाय है आपके पास? कहने लगा नहीं। मैंने कहा 1.5 लाख की है? कह रहे नहीं। तो मैंने कहा यार अब कहाँ जाए, मतलब 1.5-1 की कोई अहमियत ही नहीं रही। तो अब जाने आने में पेट्रोल डलवाओ, जाहिर सी बात है, फिर उसके बाद जो दोस्त होते हैं वो चिप्स ले लो, कोल्ड ड्रिंक ले लो, तो 3-4 हज़ार रुपए तो आने जाने में ही खत्म हो गए। तो मैंने कहा यार इस दफा लेके ही आएंगे, क्योंकि ये तो आने जाने में 5,000 रुपए खर्च हो रहे हैं, और वहाँ पे जाके फिर मोबाइल आ गया है कि व्हाट्सअप करो, ये वाली या वो वाली बैठी तो वहाँ होती हैं, लेकिन उनके सारे जो प्रेशर होता है ना शोर पे कि ये मुझे सही नहीं लग रही। अब वहाँ बात एंड तक पहुँच चुकी है, लेकिन बेगम ने वहाँ से सिग्नल दे दिया कि ये समझ नहीं आ रही है, तो फिर आगे जाओ। तो वो जो मोबाइल का एक चरखा आया हुआ है ना, मतलब व्हाट्सअप और तस्वीर और ये भेज दो और यूं कर लो, और बेटे जो मुखबर होते हैं वो भी साथ में होते हैं, जो अम्मी के साथ मिले हुए होते हैं, अब्बा जान अकेले होते हैं। ये पूरा गैंग होता है जो अब्बा को घेर के, रेंज होती है 1.5 और दिलवादी 2 की। अब्बा साहब तो मुंह लटका कर आ रहे हैं, बच्चे खुशी खुशी आ रहे हैं। अब वो चारे के पैसे भी फिर उनसे लो, वो खिलाने के पैसे भी। कसाई तो ऐसे हैं, तो कसाई आने से पहले पूछता है कितने की ली, मैं तो कम ही बताता हूँ, क्योंकि उसको ज्यादा बताओ ना उस हिसाब से रेट हो जाते हैं। आप बोलोगे ना 8 लाख, तो बोलेगा इसकी कटाई 2 लाख। हाँ, वो ऐसे हो गए भाई, वो तो ऐसे खतरनाक ही, उनको बताओ नहीं, उनको बोलो यार हमने छत पे पाली है भाई, तू काट दे यार, तेरी मेहरबानी, दीवा कर दे यार इसको। उसको बताओ हमने अगर सूरती से या कहीं से टेंट से ले ली, तो वो इतना रेट बढ़ा देते हैं, हर जगह मसाइल ही मसाइल है मर्दों के लिए। ये जो स्पेशल अभी कुछ तो ऐसे बेचारे जो छत पे सिर्फ बकरी की आवाज लगा रहे हैं, साउंड लगा दिया कि भाई बकरे ऊपर 3-4 बंदे में है नहीं, महंगाई इतनी है, कहाँ से लाए बकरा 1 लाख रुपए का। अबे भाई बकरा ऐसा है कि बकरे का सोच के इंसान हैरान हो जाए कि ये इतने महंगे महंगे बकरे हैं। मैं लेके गया तो वो इतना ऊंचा बकरा बता रहा है, मैंने कहा चेन कुप्पी से चढ़ाएंगे क्या इसको, है क्या ये वे इतना भारी बकरा, इसको टांगेगा कौन ऊपर? अच्छा, जब आप बकरा देखने जाते हैं, मवेशी देखने जाते हैं, आप क्या देखते हैं? आजकल है ना कि भाई ये बड़ा भारी है, ये इसको हम देसी घी खिलाते हैं, इसको हम मेवे खिलाते हैं, ऐसी कोई चीज नजर आई आपको? मैंने उसको बोला भाई क्या तू ये बकरों को क्या सेंट जोसेफ स्कूल जा रहा है ये, या तुम इसको वैन में भेजते हो, कारी साहब पढ़ाने आ रहे हैं, कितने खर्चे हैं, क्या खा रहा है ये, हमारे बच्चों से महंगा बकरा है भाई ये, तो तुम क्या महीने का इसको खिला रहे हो यार? तो वो हैरान हो गए, मेरा मुंह देख रहा है कि यार ये कैसा सवाल ले आया। जाहिर सी बात है तुम उसमें ऐसी क्या चीज दे रहे हो, मक्खन, घी, काजू, बादाम, ये तो हमारे बच्चों को नसीब नहीं हो रहे, तुम इनको खिला के मैं दे रहे हो। कब खाए थे? 8, पता नहीं भाई, सर्दियों में वो भी खाता हूँ, वो भी शक की निगाह से देखती है कि दूसरी शादी तो नहीं कर रहे, वो भी हमारे वो पाबंदी लग गई, क्योंकि जब ज्यादा चीजें इंजीर खाओ तो बेगम फौरन किचन देखिए खैरियत तो है, मतलब कि सारे ही खाओगे क्या? मैंने कहा नहीं, भूसी टुकड़े दे दो हमें। तो बात ये कि ये बेगमात के ऊपर हमारा जो है, घर में हम अच्छी खुराक भी खाएं तब भी हम पे नजर है, तो मर्द हजरात जो है वो इसी प्रेशर में जो है ना लटक के रह गए कि अच्छी खुराक खाते हुए भी उनमें शक हो रहा होता है। अच्छा, इतना महंगा है। कसम से भाभी आप ये सारा सुन रही हैं और हंसी जा रही है, कुछ बोल नहीं रही है, का तरीका है? हाँ, इनसे भी पूछो यार, ये बड़ा माशाल्लाह। आप ये कहती हैं कि भाई ऐसे ही गाय, ऐसा बकरा, ऐसा जानवर होना चाहिए? हाँ, एक होता है पसंद का, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होती है। अभी लाख खवातीन है, वैसे वो एक होता है पसंद का, वो क्या होता है? क्या चीज जो आप कह रही हैं पसंद होती है, तो वो किस किस्म की होती है जो आप डिमांड आप करती हैं? फिर मतलब अच्छी हो, एक्टिव हो गाय, बच्चे कम क्रिकेट खेलने नहीं, मतलब सही हो। एक होता है ना बिल्कुल माठी है जो भरी हुई होती है, भारी भरकम, वो नहीं पसंद मुझे। अच्छा, वो नहीं। हमारी यहाँ ससुराल में ऐसी है जैसे हिरन टाइप। इधर आमद हो रही है आपके जुमलों पे, इधर आमद हो रही है, बहुत जोर से हो रही है, इधर आमद नजर आ रहा है चेहरे पे। तो हिरन टाइप की जैसी होती है ना, ऊंची और फिर एक्टिव, इस टाइप की हमारे ससुराल में साथ। एक भारी जानवर वो जो उठने में उसको इतने घंटे लगे हैं, बस वो उस टाइप का मुझे भारी भरकम नहीं चाहिए। आमद ज्वारी निकाल ले, इसलिए इनको नहीं चाहिए क्योंकि गोश्त बांटना इनको होता है, उसमें चिकनाहट इतनी होती है कि फिर ये लोग जो होते हैं ना मसाइल के कैसे भेजे, कहाँ बहनों क्या भेजूंगी तो कहाँ भेजूं, गोश्त ही नहीं है इसमें। तो असल इनका टारगेट ये होता है कि रानवान इनको छप्पड़ में अम्मा क्या भेजनी होती है, कोई बोटा डम कर लो। गोश्त की तकसीम सही नहीं होती आपके ख्याल में? कौन सी वाली गोश्त की तकसीम ठीक नहीं होती? यार बात ये कि ये लेडीज ही करती हैं, हम लोग तो कांटे पे रख के वो वजन किया हम लोगों ने, बस उसमें मिलाना है। इन लोगों को सारे तरतीब ये कर रही होती, हमें तो बस पीस करके ऊपर भेजने होते हैं, बाकी हेडक्वार्टर ऊपर है, उनको थैलियां बनानी है, हमने सोना है, हमने सिर्फ ज़िबा कराना है और गोश्त ऊपर पहुंचाना है, बाकी फिर इनका काम शुरू है। जब सारा कह रहे हैं आप काम इन्हीं का होता है, ये लोग ही हैंडल करते हैं, तो क्या इनकी क्या खास अहकामात होते क्या है? अगर हम जरा सा एक कोई चार्ट शीट हो तो कुछ पता चले ईद के दिन बेगमात के अहकामात क्या होते हैं? बेगमात कहती हैं कि जल्द से जल्द कसाई को बुला लें, सुबह ही लिमट जाए,
क्योंकि हाँ देर होता है तो इन लोग फिर ये तपना शुरू हो जाती हैं, आपने पता नहीं कब कसाई बोला है, कब आएगा, कब करेंगे, कब हम तैयार होंगे, उसी चक्कर में बैठे हुए हैं। कसाईयों ने भी तो झूठ के पुल बांधे होते हैं। पिछली गली में हूँ, बस आ गया, मोड़ रहा हूँ, अब वो देख रहे हैं कहाँ मोड़ रहा है, वो पता नहीं कहाँ से मोड़ रहा होता है, वो आ ही नहीं रहा होता। वो इतनी टोपियां चल रही होती 2 घंटे तक हमें लटका के, ऊपर से प्रेशर इनका होता है। ऊपर जब घर में आ गया, अबे भाई आ रहा है, हम लोग अभी वहां भी फंसे हैं, यहाँ भी बच्चे अलग, रोना पीटना मचा हुआ है। फिर जाके कहीं ज़िबा होती है तो फिर इन लोगों को अपने टिक्कों के लिए भी सामान निकालना होता है, बहनें आएंगी, बारबेक्यू बनेगा, फिर उसके बाद बांटने चलो, फिर गोश्त बांटने चलो। रान भी बहनों के यहाँ, गोश्त भी, बारबेक्यू भी भाई, बहनों सब के कुछ यहाँ, डम हो जाता है, सब कुछ डम हो जाता है। ये बड़े खतरनाक इनकी पॉलिसियां होती हैं लेडीज की, हंस रही हैं। ये सब फ्रिज के अंदर थैलियों में नाम लिख के जो है, थैलियों पे नाम लिख के डम हो रहा होता है सारा अच्छा गोश्त, और जो बाकी छीछड़े बच गए हमारे वालों में बढ़ गए। ये कहानियां भी चल रही है। पूछे आप, कलेजी भी बनती है, कलेजी। हाँ, कलेजी बनती है, और कलेजी गलती नहीं है तो जानवर को बुराई आती है कि भाई ये 6 दांत का था इसलिए नहीं गल रही, और खुद ही जल्दी में लिमटा दिया कि वो गली नहीं उतार दी, क्योंकि इन लोगों को जाना भी तो होता है ना इस चक्कर में। हाँ। ये भाभी, इसमें कितनी सदाकत है जो नाम की बातें कर रहे हैं? इसमें सदाकत तो थोड़ी बहुत होगी, मुझे पता नहीं। मान रही है, थोड़ी बहुत सदाकत है, होती है। असल में अम्मी की तरफ जो कुर्बानी होती थी हमारी मगरिब तक चलती थी। जैसे मेरी वालदा का नाम नफीस करके है, तो वाकई नफासत से वो इधर ज्यादा 8 लोग हैं तो बेटा इधर गोश्त ज्यादा आ जाएगा, इधर कम है तो इस तरह करके हिस्से करती थी। लेकिन ससुराल में ऐसी फौजी ट्रेनिंग है, 2 गायें कहाँ गई कुछ पता नहीं। 8 साल बाद तो इनके ऊपर बैंड लग गया था, इनकी वालदा ने मना कर दिया था, अदनान नीचे नहीं बैठेगा। क्यों? क्या किया था इन्होंने? 1.5 गाय तो नीचे निपटा देते थे, आधी इतनी सी गाय ऊपर लाते थे, अपने रिश्तेदारों कर लो, सारे गरीबों को दे दिया, और जितने वर्कर्स हैं हमारे यहाँ, लेबर्स वगैरह, उनको बस बांटना है। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत आराम से तरीके से सलीके से वो हिस्से होते हैं, सब होता है। यहाँ क्या है, तराजू रखा, बोटियां इधर, चिकनाई इधर, हड्डियां इधर, 2 किलो की, 3 किलो की तराजू पे रख के, यकीन माने बस थैलियां बनाई और फिर यूं करके बांट दी, खत्म कहानी। इंतजार में रह गए। और रिश्तेदारों का भी ऐसा होता था कि बस बना गोश्त, और उन्होंने गाड़ी निकाली, 4 बजे हमारी, 5 बजे सब फारिग, फर्श धुल गया, सब धुल गया, इतनी फौजी ट्रेनिंग है। अरे वाह, कुर्बानी कहाँ हुई, किधर हुई, बस सिर्फ बैठ के लोग खा रहे होते हैं कलेजी। अच्छा, कोई खास है जो इनको जहाँ कहीं भेजना हो और आपको पता ही ना हो, कोई खास? ये गरीबों पे ज्यादा हाथ रखते हैं। जो बात है, इनका कोई भी खास नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। फिर अब आखिर में हम इस तरफ आए कि जितनी महंगाई हो गई है, फिर इसमें कुर्बानी किस तरीके से की जाए, लोग क्या करें? लोग बड़े परेशान हैं। हम मवेशी मंडी जाते हैं, वो एंड में मुर्गी खरीद के वापस घर आ जाते हैं। बात यह है कि अब जो है इज्तिमाई कुर्बानी जैसे पैसे मिला के भाई अब जाना पड़ेगा सबको, और मैं समझ रहा हूँ कि अब आइंदा जो है वक्त में इज्तिमाई शादियाँ भी होंगी, क्योंकि महंगाई इतनी है कि अब हमें एक दूसरे से मिलना पड़ेगा, ज्वाइंट होके अब हर चीज़ होगी। तो ये मसाइल चल रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि एक बार तो हमारे गली के कोने पे चांद मियां का बकरा लटक गया था ईद वाले दिन यार, अब उनके पहले बजाई तो वहाँ से कैंची और छुरी लेकर आई, उन्होंने जब काटा ना तो बकरा नीचे फर्स्ट फ्लोर से, और टांगे कांप रही हैं बकरे। मैंने कहा भाई ये क्या है, छुरी फेरनी नहीं फेरनी? मैं ये समझ रहा हूँ कि कोई नया फिरका आ गया जो ईद की नमाज से पहले ही ज़िबा कर रहा है, मुझे नहीं पता। बकरा गिर गया ऊपर से बकरा गिरा है और वहाँ रश लग गया, बकरी की टांगे कांप रही, प्यार कर रहे हैं, लेकिन बच गया वो, हल्के वजन का बकरा था। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो जानवरों के ऊपर भी, बच्चों ने चिप्स खिला दिए, जानवर, एक बकरा मर गया अभी पता है आपको, उसको पापड़ इतने खिला दिए जो नहीं होते, उसका गैस बन गई, बैठे बैठे लिमट गया, दूसरा बच गया, उसने आधे खाए थे, पापड़ खत्म हो गए। बच्चों की मोहब्बत ने बकरे की जान ले ली, बच्चों की मोहब्बत, हेडलाइन बनाई आपने, बच्चों की मोहब्बत ने बकरे की जान ले ली, इतने पापड़ खिला दिए, एक मर गया दूसरा बच गया, क्योंकि उसने आधे खाए थे वो बच गया, क्योंकि बच्चों का पैसे खत्म हो गए, वरना दूसरा भी मर जाता। तो ये टेंशन है भाई, बच्चों से गुजारिश है, बकरों को पापड़ छापड़ नहीं खिलाओ, बच्चे मुश्किल से लाए, खत्म कर देते, उसका पेट में क्या। अच्छा दम, एक बड़ा अहम सवाल है, हमने काफी एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, हम पूछते हैं कि भाई जानवर अच्छा कैसे लें, कैसे पता चले कि भाई उसको कोई बीमारी नहीं है या कुछ नहीं है। तो एक दफा किसी एक्सपर्ट ने कहा कि भाई देख ले उसको मोशन ना, अब मोशन कैसे पता चलेगा उसको हो रहे नहीं हो रहे। और इसके साथ एक चीज और ऐड कर दूं कि जानवरों को वो दोंदा बनाने के लिए 2 दांत एल्फी से लगा देते हैं, तो झूठ भी बड़ा बोला जाता है मंडी के अंदर। भाई मंडी में जो आपके नेल कटर होता है ना, उसमें जो ये जो करते हैं उससे दांत घिस देते हैं। अच्छा, जो 4 दांत होता है उसके 2 दांत घिस दिए, तो वो 2 बड़े लगते हैं, वो साइडों से घिस दिए उन्होंने, क्योंकि वो कराची वाले 2 दांत को ही ज्यादा अहमियत देते हैं, 4 दांत को नहीं बिकता वो माल। तो वो लोग क्या कर रहे होते हैं कि वो उसको फाइल मारते हैं, उसको छोटे कर देते हैं, और पेट कुछ को फुलाने के लिए 2 दिन तक प्यासा रखते हैं बकरे को, उसके बाद अचानक पानी देके सूखा चारा खिला रहे होते हैं, फिर पेट फूल जाता है बकरे का। वो ये समझ रहे होते हैं कि मोटा ताजा है, लेकिन उसकी टांगे आगे से मिल रही होती हैं, सीना छोटा है,
पेट फूले हुए होते हैं, वो बेसन का पानी नहीं है। 2 दिन तक बकरे को 1.5 दिन तक प्यासा रखते हैं, बाल्टी रखते हैं, वो पूरी बाल्टी पीता है, उसके बाद उसको बेचने के लिए निकल जाते हैं और बोलते हैं भाई ये चौराहे वराहे पे जो खड़े होते हैं वो बकरा बेचने के। तो बड़ी इसमें बारीकियां हैं कि इंसान को तजर्बा होना चाहिए कि मैं कौन सा जानवर ले रहा हूँ, इसकी नस्ल क्या है, इसके दांत चेक हो, उसको चला के देखें, उसके खुर देखें। तो ये आप जरूर उसको आगे पीछे दोनों तरफ से घूम के बकरे को देख लें, फिर पैसे दें, फिर पैसे दें। हाँ, वरना ये लेकिन कह रहे तसल्ली से लेने का वक्त है आजकल लोगों के पास। भाई तसल्ली से तो लेना पड़ेगा क्योंकि पैसे हैं और जानवर वो जो दिल पे लगे, सुन्नत इब्राहिमी है, जो दिल पे टुके, वो जानवर आप घर लेकर आए जो बीवी को भी पसंद हो, क्योंकि बीवी और बच्चे आपके मेन है। क्योंकि अगर घर में ही अगर टेंशन हो जाएगी तो मसले खराब हो जाएंगे। इस महंगाई के दौर में आप ये नहीं समझते कि अब जानवर घर पे पाल लेना चाहिए, पाल पोस के उसको बड़ा कर लो और घर में हम अपने बाड़े में पाल लें, अपनी गाय पाल लें, वही बहुत है। अब तो क्यों इशारा कर रहे हैं? मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अपने मामलात कर लो, वही बहुत है। अब वो अपनी गाय ला के छत पे बांधने, उसको कहाँ से खिलाएंगे? आप सोचो महंगाई में यार, अपनी गाय पाल लें, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जानवर को नहीं पाल सकते आप, पापड़ खिलाने पड़ेंगे फिर जानवर को, बच्चे मार देंगे उसको। लेकिन जानवर घर में पालना कराची में बहुत मुश्किल है, आप नहीं कर सकते। कहना आसान है, करना मुश्किल है। ये बस वही करते हैं जो अल्लाह जिनको तौफीक दे, बस यही उनका ही काम है। जाते जाते एक मैसेज बेगमात के लिए इस वक्त ईद पे। बेगमात से ये है कि भाई देखें, शौहरों पे ज्यादा प्रेशर ना दें, उनका बजट आउट है इस साल, महंगाई ने कमर तोड़ दी है। जो भी सबर शुक्र के साथ वो जानवर लाता है उसमें खुश हो, दुआ करें। अल्लाह नियतें देखता है, अल्लाह बोलता है जानवर तुम्हें मुबारक, तुम्हारा गोश्त तुम्हें मुबारक, सिर्फ तुम्हारी नियत मुझ तक आई है। तो अपनी नियतों को साफ रखते हैं और सबर और शुक्र और तकवे के साथ छुरी फेरें, किबला रुक करके और दुआ करें, अल्लाह कबूल कर ले। सबके लिए मैसेज है। और जरूरी नहीं कि ऊंचा होगा तो तभी अल्लाह के पास जाएगा, तो अल्लाह को ऊंचा नीचा नहीं दिखाना होता। ये सब अल्लाह की अल्लाह नहीं बनाए जानवर, तो उसको राजी करने के लिए सिर्फ तकवा और नियत जाती है। खूबसूरती उसको पता है कि वो खूबसूरती बनाने वाली जात वो है, उसको क्या इम्प्रेस करना खूबसूरती, वो तो नियतें देखता है। बिल्कुल, तो बस ये वाली बात है। पता चला है कि वालिद साहब ने कुछ भिजवाया है। हाँ, वो आपने बोला था तो माशाल्लाह बड़े दिल से भिजवाया है हमारे। मैं देखना चाहूंगी, आप अपने पास निकाल के कैमरे को बस ये हमारे वालिद साहब ने भाई आपके लिए, आपने कहा था पानदान, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी तरफ से ये है और ये माया को दे देना। तो ये हमारे वालिद साहब हैं, माजिद भाई, मैन्युफैक्चर हैं स्टेनलेस स्टील के पुराने। तो कहने लगे भाई मेरी तरफ से आप देना, तो आप उनको थैंक यू कहते हैं माजिद भाई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना खूबसूरत तोहफा और आपने इतनी मोहब्बत से भेजा। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे साथ बड़ों का, बुजुर्गों का साथ भी है, दुआ भी है और तोहफे भी हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, इट्स सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच अदनान भाई, भाभी, आप लोग आए और इतना प्यारा तोहफा लेकर आए। ये मेरी नानी जो है वो रिवायत है, तो अब इंशाल्लाह इसको मैं अपने घर में रखूंगी और मैं जरूर लगाऊंगी इसको अपने सोशल मीडिया पे। इंशाल्लाह जरूर आपसे मुलाकात रहेगी। ये तो थे जनाब अदनान भाई और बेगम अदनान हमारे साथ। ईद का मौका होता और ये दोनों ना होते, जैसे एक छोटी ईद पे भी थे, लेकिन आगे भी इंशाल्लाह इनसे रहेंगी मुलाकातें। अब तक के लिए बस इतना ही।